Hello everyone. Welcome back to our brilliant initiative of political science. ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 45 है। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें और कंटिन्यूटी में यहाँ तक आएं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर जो कि है महात्मा गांधी। इस लेक्चर में हम महात्मा गांधी का पॉलिटिकल थॉट, महात्मा गांधी के मेजर आइडियाज, फिलॉसफी, उनके वर्क्स, कंट्रीब्यूशन सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। ये लेक्चर अगर आप देख लेते हैं तो महात्मा गांधी में से इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। महात्मा गांधी का ओरिजिनल नाम क्या था? महात्मा गांधी का ओरिजिनल नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी इनका था रियल नेम, ओरिजिनल नेम। तो मोहनदास करमचंद गांधी को हम जानते हैं महात्मा गांधी के नाम से। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि महात्मा इनको क्यों कहते हैं? महात्मा का टाइटल इनको किसने दिया है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो महात्मा का टाइटल इनको दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? इंडिया के फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इन्होंने कौन से सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज लिया था और कब लिया था। महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टाइटल देते हैं महात्मा का, कब देते हैं? टैगोर फर्स्ट यूज्ड टाइटल इन अ लेटर टू गांधी। गांधी को 1915 में 1915 में ये एक लेटर लिखते हैं। कब? जब ये साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे। हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे साउथ अफ्रीका कब के, वहां क्या किया। अभी इतना याद रखें, रविंद्रनाथ ने इनको टाइटल दिया महात्मा गा। कब दिया? 1915 में 1915 में जब ये एक लेटर लिखते हैं उनको और एड्रेस करते हैं टू द वन होम इंडियाज मिलियंस कॉल्ड महात्मा। मीन्स ये एड्रेस को, लेटर को एड्रेस कैसे करते हैं कि मैं किसको लेटर कर रहा हूँ? मैं उसको लेटर लिख रहा हूँ टू द वन होम इंडियाज मिलियन कैन कॉल महात्मा, टू हिम माई ग्रेटफुल होमेज। ठीक है, ये वर्ड यूज करते हैं महात्मा गांधी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर, मोहनदास करमचंद गांधी के लिए। मोहनदास करमचंद गांधी पैदा कब और कहाँ हुए थे? तो गांधी जी पैदा हुए थे पोरबंदर नाम की जगह में, गुजरात में। कब पैदा हुए थे? 2 अक्टूबर 1869। ये 2 अक्टूबर इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस दिन हम मनाते हैं गांधी जयंती। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर। क्यों? क्योंकि इस दिन गांधी का बर्थडे होता है। ये इंडिया में एक नेशनल हॉलीडे होता है। इससे हम ऑनर करते हैं महात्मा गांधी को। ठीक है, महात्मा गांधी के जन्म को। महात्मा गांधी की डेथ कब और कैसे हुई और कहाँ हुई? पैदा तो हुए थे ये गुजरात में, डेथ होती है इनकी दिल्ली में। कब होती है? आज़ादी के 1 साल बाद, दैट इज 1948 में। ऑलमोस्ट 6-7 मंथ बाद, क्योंकि अगस्त 1947 में हम आज़ाद होते हैं और 30 जनवरी 1948 को इनकी डेथ हो जाती है। 30 जनवरी को हम मनाते हैं मार्टर्स डे। मार्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो मार्टर्स डे मनाया जाता है 30 जनवरी को, 30 जनवरी को। ठीक है, इसको हम शहीद दिवस भी कहते हैं, शहीदों का दिन या सर्वोदय डे, सर्वोदय डे। ठीक है, महात्मा गांधी का मर्डर हुआ था। किसने मारा था महात्मा गांधी को? नथुराम गोडसे ने। नथुराम गोडसे ने इनको मारा था। ठीक है, तो 30 जनवरी डेथ डे ऑफ महात्मा गांधी, आल्सो कॉल्ड एज शहीद दिवस या मार्टर्स डे, सर्वोदय डे। जितने भी जो भी शहीद हुए हैं इंडिया से, उनको हम इस दिन याद करते हैं। ठीक है, क्यों मारा होगा नथुराम गोडसे ने? काफी सारे फैक्टर थे। एक तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, दूसरा कुछ रिलीजियस टेंशन थी। नथुराम गोडसे को लगता था कि जो महात्मा गांधी हैं वो प्रो मुस्लिम्स हैं, वो प्रो पाकिस्तानी हैं। तो नथुराम गोडसे बिलीव करते थे हिंदू नेशनलिज्म पे। गोडसे ने इससे पहले भी 2 अटेम्प्ट किए थे इनको मारने के 1944 में, बट ये बच गए थे। तीसरे अटेम्प्ट में इनको
मार दिया था। गोडसे को लगता था कि इन्होंने हिंदूज के साथ धोखा किया है, ये प्रो मुस्लिम्स हैं, प्रो पाकिस्तानी हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक है। महात्मा गांधी के फादर का क्या नाम था? महात्मा गांधी के पिताजी का नाम था करमचंद उत्तमचंद गांधी। करमचंद उत्तमचंद गांधी, जो कि पोरबंदर के एक दीवान थे, एक टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर थे। ठीक है। उनकी माँ का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम था पुतली बाई। पुतली बाई। मोहनदास करमचंद गांधी वाज एन इंडियन लायर। वो एक इंडियन लायर थे, एक पॉलिटिशियन थे, एक सोशल एक्टिविस्ट थे और एक राइटर भी थे। ये आगे जाके इंडिया की आज़ादी के मूवमेंट के एक बहुत बड़े लीडर बन के आते हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ काम करते हैं और इंडिया को आज़ाद करवाते हैं। ये कितने इम्पॉर्टेंट लीडर होंगे आप मान सकते हो कि इंडिया की आज़ादी में एक पूरा फेस है जिसको हम पढ़ते हैं गांधीयन फेस। 1915 से लेके 1947 तक आता है हमारा गांधीयन फेस। ठीक है। 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है। तो 1885 से लेके 1905 तक होता है हमारा मॉडरेट फेस, कांग्रेस का मॉडरेट फेस, जो आप जो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे या पढ़ा होगा। और 1905 से लेके 1915 तक आता है एक्सट्रीमिस्ट फेस, और उसके बाद 1915 से 1947 तक रहता है गांधीयन फेस। ठीक है। चलिए, ही ट्रांसफॉर्म्ड फ्रीडम स्ट्रगल इनटू अ नेशनल मूवमेंट विद अ मास कैरेक्टर। ठीक है। गांधी जी को कहा जाता है एक एक्सपर्ट स्ट्रेटजिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट। ये देश की साइकोलॉजी पढ़ लेते थे, कब कौन सा मूवमेंट स्टार्ट करना है, कब उस मूवमेंट को ख़त्म करना है। जब इनको लगता था कि अब ये मूवमेंट एक वायलेंस की शेप ले सकती है, तो उस मूवमेंट को वो ख़त्म कर देते थे। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ हैज़ अ मैन ऑफ एक्शन। गांधी, आज हम गांधी की फिलॉसफी को, गांधी के जो लोग गांधी को मानते हैं उनको हम कहते हैं गांधीज्म, इनकी आइडियोलॉजी को कहते हैं गांधीज्म। बट इस चीज़ को ये डिनाई करते थे कि मेरी आइडियोलॉजी, जिसको आप गांधीज्म कहते हो, इसको वो नहीं मानते थे कि ये मेरी आइडियोलॉजी है। वो कहते थे नहीं, मैं क्या हूँ, एक मैन ऑफ एक्शन हूँ, एक मैन ऑफ एक्शन हूँ। और हर किसी को वो चाहते थे कि हर इंडियन मैन ऑफ एक्शन बने। हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडिया? महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी की लाइफ को कहा जाता है एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सच्चाई के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स। तो स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ ये एक ऑटोबायोग्राफी है, एक बुक है जो महात्मा गांधी ने खुद लिखी है। ठीक है। एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। 1915 में इनको केसरे हिंद का टाइटल भी देता है कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो केसरे हिंद किसको कहते हैं? महात्मा गांधी को। किसने टाइटल दिया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। कब दिया? 1950 में, 1915 में, 15 में, नॉट 50। क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया था साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में इन्होंने क्या बढ़िया काम किया था, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा का टाइटल उनको रविंद्रनाथ टैगोर देते हैं 1915 में, जब उनको एक वो लेटर लिखते हैं। गुजरात में पोरबंदर नाम की जगह पर पैदा होते हैं। 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं गांधी जयंती। 30 जनवरी को 1948 को इनकी डेथ होती है। तो इनके डेथ डे को मनाया जाता है शहीद दिवस या मार्टर्स डे या सर्वोदय डे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। 30 जनवरी किसने मारा था? नथुराम गोडसे ने। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट, इनके पिताजी का नाम करमचंद उत्तमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई। पॉलिटिशियन थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, इंडियन लायर थे, राइटर भी थे। इन्होंने इंडिया की आज़ादी की मूवमेंट्स लड़ी 1915 से लेके 1947 तक और देश को आज़ाद करवाया। एक एक्सपर्ट स्ट्रेटजिस्ट थे, एक्सीलेंट स्ट्रेटजीज बनाते थे ये। एक बहुत बढ़िया साइकोलॉजिस्ट भी थे। राष्ट्रपिता या फादर ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। ये अपने आप को कहते हैं मैं हूँ मैन ऑफ एक्शन। एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ क्या है?
इनकी लाइफ को कहा जाता है एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये खुद कहते हैं मेरी जिंदगी एक्सपेरिमेंट है सच्चाई के साथ। क्या है इनकी सच्चाई, क्या है इनका ट्रूथ, आगे जानेंगे। 1915 में इनको मिलता है केसरे हिंद। कौन देता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्यों देती है? फॉर हिज ट्रमेंडस वर्क इन साउथ अफ्रीका। क्या वर्क था, आगे हम जानेंगे। ठीक है। गांधी इंडिया में जब वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से, कब आते हैं? 19 जनवरी को आते हैं। तो सबसे पहले वो कौन सी जगह विजिट करते हैं? तो वो विजिट करते हैं शांति निकेतन। शांति निकेतन बंगाल में एक जगह थी। ठीक है, उस टाइम के बंगाल में एक जगह थी शांति निकेतन। तो गांधी जी कब वापस आए साउथ अफ्रीका से? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को वापस आए। उसी दिन उनको उसी ईयर में उनको केसर हिंद का अवार्ड भी मिलता है। और फर्स्ट प्लेस कौन सी विजिट की थी गांधी जी ने इंडिया में आते ही? तो फर्स्ट प्लेस थी शांति निकेतन। कब वापस आते हैं? 9 जनवरी 1915। ये डेट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जिस दिन ये आते हैं मींस 9 जनवरी 1915 को, तो 9 जनवरी को 9 जनवरी को हर साल इंडिया में मनाया जाता है एक डे जिसको कहते हैं हम PBD, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, या कहीं लिखा हुआ मिलेगा भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, या इसको कहते हैं NRI डे। NRI डे कब होता है? 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। क्यों? जिस दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया में वापस आए थे। ये एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुके थे। इसका अंदाजा आपको कब होगा? जब हम आगे इनके काम पढ़ेंगे साउथ अफ्रीका में। ठीक है। रिसेंटली 18 नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। कहाँ मनाया गया था? 2025 का प्रवासी भारतीय दिवस या NRI डे कहाँ मनाया गया था? ओडिशा के भुवनेश्वर में। ओडिशा के भुवनेश्वर में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 8 से 10 जनवरी को। 8 से 10 जनवरी को एग्जैक्ट डेट होती है 9 जनवरी। ठीक है। हाँ, स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपने याद रखना है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट कुछ की पॉइंट्स, कुछ की कंसेप्ट्स मैंने इंट्रोडक्शन में डाल दिए हैं। ठीक है। स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात कौन करते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात कौन करते हैं? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है जब पावर सेंटर के पास होती है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कब होता है? जब पावर गांव में होती है, ग्रास रूट लेवल पे होती है, जनता के पास होती है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के पास होती है। तो स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैच करने के लिए आएगा, गांधी के साथ जोड़ना है। सुपरमेसी ऑफ एथिकल वैल्यूज एंड प्योरिटी ऑफ मीन्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गांधी के साथ मैच करने के लिए आएगा। सुपरमेसी ऑफ एथिकल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज की सुपरमेसी की बात कौन करता है? तो गांधी करते हैं। प्योरिटी ऑफ मीन्स की बात कौन करता है? तो गांधी करते हैं। ये जो प्योरिटी ऑफ मीन्स का कंसेप्ट है ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा हमारा जवाहरलाल नेहरू, वो भी इनसे ये कंसेप्ट लेते हैं, प्योरिटी ऑफ मीन्स। क्या होता है प्योरिटी ऑफ मीन्स? आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट चलो हम आगे ही बात करेंगे डिटेल में। ठीक है। वैसे होता क्या है प्योरिटी ऑफ मीन्स? इसका मतलब ये है कि अगर हम रास्ता सही चुनेंगे तो रिजल्ट भी सही होंगे। आप रास्ता सही चुनोगे, आप मेहनत कर रहे हो, आप अपना सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आपका क्या है, मीन्स सही है, तो एंड्स अपने आप अच्छा होगा, आपको सिलेक्शन मिलेगी। ठीक है। तो प्योरिटी ऑफ मीन्स की बात करते हैं महात्मा गांधी, सुपरमेसी ऑफ एथिकल वैल्यू की बात करते हैं महात्मा गांधी, स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं महात्मा गांधी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करते हैं महात्मा गांधी। ये कहीं मैच करने के लिए आएगा तो आपको पता होना चाहिए। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी, NRI डे। ठीक है। पहली जगह शांति निकेतन। अगर आप हमारे लेक्चर कंसंट्रेशन से देखेंगे तो आपको सब कुछ लेक्चर में ही याद हो जाएगा। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमारे लेक्चर
प्लस हमारे नोट्स, इन दोनों को आप अगर कंबाइन करके पढ़ते हैं तो आप एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। हमारे नोट्स कहाँ से मिलेंगे? कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप टेक्स्ट करेंगे तो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम गांधी जी के ऊपर किस किस का इन्फ्लुएंस था। गांधी जी के ऊपर किस किस का इन्फ्लुएंस था, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस अगर किसी का था तो वो उनकी थी माता जी, उनकी मदर। उनकी मदर का नाम क्या था? हमने पढ़ा है पुतली बाई। हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज मदर, गांधीज इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रिलीजियस टुवर्ड्स रिलीजन कम्स फ्रॉम हिज मदर। गांधी एक धार्मिक पर्सन थे और जो गांधी का इंक्लिनेशन था रिलीजन की तरफ, वो उनकी मदर की वजह से था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुतली बाई उनकी मदर का नाम है, उनसे सबसे ज्यादा वो इन्फ्लुएंस हैं। तो गांधी जी का इंक्लिनेशन जो रिलीजन की तरफ था वो किससे आता है? वो उनकी माँ से आता है। गांधी जी हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। हिंदुइज्म के अंदर काफी सारे सेक्ट होते हैं। शैविज्म होता है, वैश्वनिज्म होता है। शैविज्म में शिव गॉड की पूजा होती है, वैश्वनिज्म में विष्णु गॉड की पूजा होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी किस किस सेक्ट से बिलोंग करते थे? तो गांधी थे वैश्वनिज्म। गांधी विष्णु गॉड को मानते थे। वैश्वनिज्म के अलावा वो जैनिज्म को भी पसंद करते थे। जैनिज्म की बातें भी उनको अच्छी लगती थी और क्रिश्चियनिटी की बातें भी अच्छी लगती थी उनको। ठीक है, नेक्स्ट एक प्ले है हरीश चंद्र का प्ले एक प्ले है जिसका नाम है हरीश चंद्र। तो हरीश चंद्र प्ले से उन्होंने क्या अडॉप्ट किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सच्चाई के रास्ते पे चलना है और हिंसा नहीं करनी, अहिंसा को फॉलो करना है। हिंसा नहीं करनी मीन्स अहिंसा। ठीक है, नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलना है, सच्चाई के रास्ते पे चलना है। ये उन्होंने किससे अडॉप्ट किया था? अपनी मदर से किया था, या और दो तीन नाम आ जाएंगे और एक राइट ऑप्शन होगा हरीश चंद्र, प्ले हरीश चंद्र। ठीक है, काफी सारे इंटरनेशनल स्कॉलर्स थे जिनसे वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। जैसे कि कौन कौन से हैं? कुछ गांधी एनार्किज्म को मानते थे, स्कूल ऑफ एनार्किज्म को गांधी मानते थे। तो वो वाले स्कॉलर्स जो एनार्किज्म को सपोर्ट करते हैं उनको भी मानते होंगे। इनका एनार्किज्म क्या होता है? एनार्किज्म होता है अराजकता। एनार्किज्म गांधी के लिए क्या है? गांधी के लिए सिंपल आपने याद रखना है, गांधी को चाहिए थी एक स्टेट लेस डेमोक्रेसी। स्टेट लेस डेमोक्रेसी, एक ऐसी स्टेट जिसमें गवर्नमेंट ना हो, मींस स्टेटलेस और डेमोक्रेसी हो। तो स्टेटलेस डेमोक्रेसी वाले लोग जो होते हैं उनको कहते हैं एनार्किज्म। ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है। एनार्किज्म होगी तो अराजकता होगी, केओस होगा। एनार्किज्म, अराजकता, इसी से तो निकालने के लिए काफी सारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर्स थ्योरी लेके आए हैं, बट इनका आइडिया अलग है। महात्मा गांधी का आइडिया अलग है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई मेनी स्कॉलर्स बिलोंगिंग टू स्कूल ऑफ एनार्किज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहीं आ जाएगा क्वेश्चन और आपको लगेगा कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बट वो एनार्किज्म को फॉलो करते थे। एनार्किज्म मीन्स स्टेट लेस डेमोक्रेसी। क्या होती है स्टेटलेस डेमोक्रेसी? आगे हम डिटेल में भी बात करेंगे। ठीक है, एनार्किज्म को फॉलो करने वाले तीन बड़े स्कॉलर्स हैं जिनसे ये इन्फ्लुएंस हुए हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे याद रखेंगे हम? एलईटी से। लेट, एल फॉर लियो टॉल्स्टो। लियो टॉल्स्टो, लियो टॉल्स्टो कौन है? ये एक स्कॉलर हैं जो एनार्किज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। दूसरे इमर्सन, दूसरे इमर्सन और तीसरा थोरिये, थोरिये। ठीक है, लेट, लियो टॉल्स्टो, इमर्सन एंड थोरिये। ठीक है, ये तीन स्कॉलर्स हैं जो एनार्किज्म को फॉलो करते हैं, एनार्किज्म स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं और गांधी भी इनको फॉलो करते थे। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इन्होंने कौन सी चीज़ किससे ली है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, इसकी बात कौन करता है? प्ले हरीश चंद्र। तो ये गांधी जी की फिलॉसफी में हमें मिलता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ एंड अहिंसा। ट्रूथ
ऊपर भी था, यहाँ भी है। ट्रूथ मीन्स सच्चाई, अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस, वैसी बात हो रही है। तो ये प्रिंसिपल टॉल्स्टो का भी था। तो इनको लगा कि एक स्कॉलर जो एनार्किज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है, वो भी बात कर रहा है ट्रूथ की और अहिंसा की, तो हरीशचंद्र के प्लेज में तो ये बात होती है। ठीक है, तो ये ट्रूथ और अहिंसा या नॉन वायलेंस उन्होंने दो जगह से लिया है, एक हरीशचंद्र के प्लेज से और दूसरा टोल्स्टो से। टोल्स्टो से हम देखेंगे साउथ अफ्रीका में भी इसका रोल आएगा। फिर से हम आगे बात करेंगे आइडिया ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ एंड प्योरिटी ऑफ पर्पस। सिंपल रहना है, सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ, गांधी जी सिंप्लिसिटी में बिलीव करते थे और उनका पर्पस एकदम प्योर रहता था। तो सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ एंड प्योरिटी ऑफ पर्पस ये लिया है इन्होंने टोल्स्टो से। ठीक है, गांधी इन्फ्लुएंस थे लियो टोल्स्टो से। गांधी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे लियो टोल्स्टो से। तो लियो टोल्स्टो से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक ट्रूथ और अहिंसा, सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ एंड प्योरिटी ऑफ पर्पस, और इनकी एक बुक है, इनकी एक बुक कौन सी है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ये किसकी बुक है, ये बुक है लियो टोल्स्टो की, ये बुक है लियो टोल्स्टो की। और ये बुक गांधी जी ने पढ़ी है और गांधी जी इस बुक से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। दूसरी एक बुक है लियो टोल्स्टो की जिसका नाम है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी, देख वो हिंदुइज्म के अलावा क्रिश्चियनिटी को, क्रिश्चियन धर्म को भी मानते थे। तो क्रिश्चियनिटी एंड पैट्रियोटिज्म, क्रिश्चियनिटी और देशभक्ति, ये क्या है, ये एक बुक है जो किसकी है, लियो टोल्स्टो की। ठीक है, गांधी इससे इन्फ्लुएंस थे। नेक्स्ट, एडवर्ड कारपेंटर्स, ऊपर हमने बात की, ये भी कौन से स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, ये भी बिलोंग करते हैं एनार्किज्म से। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई एडवर्ड कारपेंटर्स क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्न मेडिसिन ऑन ह्यूमन हेल्थ। एडवर्ड कारपेंटर, एडवर्ड कारपेंटर जो हैं, एडवर्ड कारपेंटर मॉडर्न मेडिसिन को क्रिटिसाइज करते हैं। आज के टाइम में भी हमारे पेरेंट्स घर में बोलते होंगे आपको कि ज़्यादा दवाइयाँ मत खाओ, इनसे नुकसान होता है। तो एडवर्ड कारपेंटर का मानना था कि जो मॉडर्न मेडिसिन है इनका हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होता है। तो इस चीज़ से गांधी जी भी इन्फ्लुएंस थे। इनका एक फ्रेंड इनको एक बुक गिफ्ट करता है जिस बुक का नाम होता है अप टू दिस लास्ट, सॉरी अनटू दिस लास्ट, अनटू दिस लास्ट। तो अनटू दिस लास्ट क्या है, ये एक बुक है, किसने लिखी है, ये लिखी है जॉन रस्किन ने। गांधी जी को ये गिफ्ट की थी एक दोस्त ने, और गांधी ने जब पढ़ी तो गांधी को ये बहुत अच्छी लगी। तो गांधी इन्फ्लुएंस थे इस बुक से, अनटू दिस लास्ट। रस्किन हैज प्रिकर्सर ऑफ सोशल इकोनॉमी। रस्किन को माना जाता है एक प्रिकर्सर सोशल इकोनॉमी का, और गांधी जी इनके आइडियाज से इन्फ्लुएंस थे। इनके आइडियाज जो इकोनॉमी पे और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे थे, क्या आइडिया थे, गांधी जी बात करते हैं कोटेज इंडस्ट्री की, मींस स्मॉल इंडस्ट्रीज। गांव में स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बात करते हैं गांधी जी। जैसे अगर कोई जूते का काम जानता है तो वो जूतों की एक छोटी सी इंडस्ट्री फैक्ट्री लगा ले घर में। कोई दूध का काम जानते हैं तो वो दूध की एक छोटी सी इंडस्ट्री लगा दें। तो विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया है गांधी जी ने, लोकल स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया है गांधी जी ने, जिनको कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो ये आइडिया किसका था, ये आइडिया था रस्किन का। ठीक है, रस्किन का आइडिया था इकोनॉमी और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। वो प्रमोट करते थे कौन सी इंडस्ट्रियलाइजेशन को, कॉटेज इंडस्ट्री को, विलेज इंडस्ट्री को, लोकल स्मॉल इंडस्ट्री को। तो गांधी जी ने ये आइडिया भी लिया रस्किन से। गांधी अडॉप्टेड प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर। प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर किसका है, ये रस्किन का प्रिंसिपल है, और ये प्रिंसिपल लिया गांधी जी ने रस्किन से। आगे बात करेंगे फिर से डिग्निटी ऑफ लेबर की। लेबर की भी अपनी डिग्निटी एक होती है और होनी चाहिए। कोई भी काम बड़ा नहीं होता, कोई भी काम छोटा नहीं होता। गांधी जी कहते हैं कि एक जूते साफ करने वाला उतना ही इम्पॉर्टेंट है, उसका काम उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना किसी डॉक्टर या इंजीनियर या लॉयर का है। ठीक है, तो ये कुछ हमने फैक्ट्स पढ़े,
फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गांधी की लाइफ के ऊपर किस किस का इन्फ्लुएंस था। रिवाइज कर लेते हैं। पुतलीबाई इनकी मदर रिलीजियस पर्सन थी, तो गांधी जी का जो इंक्लिनेशन था रिलीजन की तरफ वो उनकी माता से आता है। हिंदुइज्म के सेक्ट वैश्वनिज्म से बिलोंग करते हैं। क्रिश्चियनिटी और जैनिज्म को भी पसंद करते हैं। हरीश चंद्र के प्ले से उन्होंने ट्रूथ और नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल लिए हैं, और ट्रूथ और नॉन वायलेंस या अहिंसा के प्रिंसिपल उन्होंने लियो टॉल्स्टो से भी लिए हैं। लियो टॉल्स्टो, एमरसन और थोरिया जो कि बिलोंग करते हैं एनार्किज्म स्कूल ऑफ थॉट से, उनसे भी वो इन्फ्लुएंस थे। उनकी भी आइडियोलॉजी यही थी, स्टेटलेस डेमोक्रेसी। सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ एंड प्योरिटी ऑफ पर्पस लियो टॉल्स्टो से लिया उन्होंने। लियो टॉल्स्टो की 2 बुक्स हैं, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू एंड क्रिश्चियनिटी एंड पैट्रियोटिज्म। ठीक है। He was influenced by Edward Carpenter's criticism of modern medicine on human health. मॉडर्न मेडिसिन का इल इफेक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ पे, कौन कहता है? एडवर्ड कारपेंटर, और गांधी जी भी यही बात मानते हैं। अन टू दिस लास्ट एक बुक है जो गिफ्ट की जाती है गांधी को उनके दोस्त के द्वारा। ये बुक लिखी गई है जॉन रस्किन के द्वारा। ठीक है। रस्किन प्रमोट करते हैं विलेज इकोनॉमी को, विलेज इंडस्ट्री को, कोटेज इंडस्ट्री को, लोकल स्मॉल इंडस्ट्रीज को, और यही आइडिया अडॉप्ट करते हैं गांधी। प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर किसका आइडिया है? रस्किन का, और ये अडॉप्ट करते हैं गांधी जी। चलिए पॉलिटिकल थॉट ऑफ महात्मा गांधी देखते हैं। ठीक है। पॉलिटिकल फिलॉसफी कंसर्न द पीसफुल पॉलिटिकल ऑर्डर। गांधी की पॉलिटिकल फिलॉसफी बात करती है किसका? पीसफुल पॉलिटिकल ऑर्डर होना चाहिए, मींस पैक्स गांधीयाना। पैक्स गांधीयाना क्या है? पीसफुल पॉलिटिकल ऑर्डर। ठीक है, डिटेल में आगे देखेंगे। उनका मेन अटेंशन क्या था? उनका मेन कंटेंशन क्या था? कि पीस कांट बी अचीव्ड बाय पॉलिटिक्स अलोन। वो कहते थे कि पीस जो है वो सिर्फ अकेले पॉलिटिक्स से नहीं आ सकता। पीस कांट बी अचीव्ड बाय पॉलिटिक्स अलोन किसका कहना था? ये कहना था महात्मा गांधी का। तो किससे आता है? पीस के लिए चाहिए कॉन्फ्लुएंस ऑफ 4 कैनोनिकल एंड्स ऑफ लाइफ। 4 कैनोनिकल एंड्स ऑफ लाइफ की बात करते हैं। इन चारों का जो मिक्सअप है, जो मर्जर है, इन चारों का मिलन है जो, वो देता है पीस। एक स्टेट में आपको पीस चाहिए, तो पीस के लिए कौन कौन से 4 फैक्टर्स बताए हैं? फर्स्ट, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स जिसको बोला है अर्थ। सेकंड, एथिक्स। एथिक्स मींस मॉरलिटी, हाई मॉरल स्टैंडर्ड, जिसको बोला है धर्मा। धर्मा मींस आपकी ड्यूटीज, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद एथिक्स। ठीक है। थर्ड बोला है फॉर्म्स ऑफ प्लेजर। प्लेजर के फॉर्म जो के हैं काम। फोर्थ है परस्यूट ऑफ स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस। परस्यूट ऑफ स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस मींस मोक्ष। मोक्ष मींस लिबरेशन। लिबरेशन, मोक्ष मींस आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना। ठीक है। तो ये 4 इन्होंने बताए हैं फैक्टर्स किसके? पीस के। पीस रिक्वायर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 4 कैनोनिकल एंड्स ऑफ लाइफ। एंड्स मींस फाइनल, एंड्स मींस रिजल्ट्स। ठीक है ना। एक होता है मींस, मींस रास्ता, तो एंड क्या होता है? गोल। तो 4 कौन कौन से गोल हैं? पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स जो कि है अर्थ, एथिक्स धर्मा, फॉर्म्स ऑफ प्लेजर काम, परस्यूट ऑफ स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस दैट इज मोक्ष। ठीक है। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, आपका धर्म, आपकी ड्यूटी, एथिकल ड्यूटीज, और काम क्या है? एक फॉर्म ऑफ प्लेजर है, जो काम है वो फॉर्म ऑफ प्लेजर है, और मोक्ष। ठीक है। यहां से क्वेश्चन, कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे डायरेक्ट मुझे नहीं लगता कि बनेगा। चलिए, नहीं समझ आया तो 2 बार देख लेते हैं, देख सकते हैं आप। गांधी जी के पॉलिटिकल थॉट देख लेते हैं। ब्रीफ पॉलिटिकल थॉट, ये बात करते हैं सेकुलरिज्म की।
इनका सेकुलरिज्म क्या है हम डिटेल में देखेंगे। सेकुलरिज्म मीन्स सब रिलीजन बराबर हैं। आगे बात करेंगे क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर जनता के हाथ में है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फंडामेंटल राइट है। एलिमिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आज अनटचेबिलिटी नहीं है, बैन है अंडर आर्टिकल 17। मॉरल पॉलिटिक्स मीन्स एथिक्स। और स्टेट लेस एंड पार्टी लेस डेमोक्रेसी दैट इज एनार्किज्म, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, वो कैसी गवर्नमेंट चाहते हैं, वो चाहते हैं एक स्टेट लेस और पार्टी लेस डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी हो लेकिन वहां गवर्नमेंट ना हो, कोई पार्टी सिस्टम ना हो, जिसको एनार्किज्म कह सकते हैं हम। अब आपके दिमाग में आता होगा कि स्टेट लेस और पार्टी लेस डेमोक्रेसी कैसे हो सकती है, क्या ये पॉसिबल है? तो आगे हमें गांधी जी समझाएंगे कि वो कैसे पॉसिबल है। ठीक है, इनके आइडियाज सेकुलरिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एलिमिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मॉरल पॉलिटिक्स, स्टेटलेस एंड पार्टीलेस डेमोक्रेसी दैट इज एनार्किज्म। एनार्किज्म का आइडिया किससे अडॉप्ट किया इन्होंने? लेट, LET से, लियो टॉल्स्टो, एमरसन और दूसरा कौन सा था? थोरिया। ठीक है, he developed a policy of truth focused on non-violent non-cooperation called as सत्याग्रह। उन्होंने सच्चाई, ट्रूथ का रास्ता अपनाया है, नॉन वायलेंट का, नॉन कॉपरेशन का, जिसको बोला है सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या है हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अहिंसा, अहिंसा इज द फाउंडेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ गांधीयन पॉलिटिकल थॉट। तो गांधी का जो पॉलिटिकल थॉट है उसका फाउंडेशन है अहिंसा। अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस, कुछ भी हो जाए आपने हिंसा नहीं करनी, आपने वायलेंस नहीं करना, हाथ नहीं उठाना, अग्रेसिव नहीं होना। अहिंसा मीन्स बोथ फिलोसफिकल एंड पॉलिटिकल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंसेप्ट ऑफ आइडिया ऑफ महात्मा गांधी जो कि है अहिंसा, वो क्या था? वो एक पॉलिटिकल आइडिया था या फिलोसफिकल था? तो ये एक फिलोसफिकल आइडिया भी है और पॉलिटिकल आइडिया भी है, आगे आप देखेंगे कैसे। अकॉर्डिंग टू गांधी द गोल ऑफ लाइफ इज टू कम नियर टू द ट्रूथ। इंसान की जिंदगी का जो गोल है वो है ट्रूथ के नियर आना, ट्रूथ के पास आना। तो ट्रूथ क्या है? ट्रूथ है गॉड, ट्रूथ है गॉड, सच सिर्फ गॉड है और गोल ऑफ लाइफ है गॉड। हम ये उपनिषद की फिलॉसफी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि इंसान की बॉडी के दो पार्ट हैं, एक सोल एक बॉडी। फिजिकल वर्ल्ड अनरियल है, रियल है अगर तो वो है सोल, वो है गॉड, ट्रूथ है गॉड और वही है गोल ऑफ लाइफ। गांधी कहते हैं गॉड इज ट्रूथ दैट इज सेल्फ एग्जिस्टेंट एंड द हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। तो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस क्या है? हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है गॉड, सेल्फ एग्जिस्टेंट है गॉड। गांधी नेवर क्लेम दैट ही नोज द अल्टीमेट ट्रूथ। अल्टीमेट ट्रूथ क्या है? अल्टीमेट ट्रूथ है गॉड। तो क्या गांधी ने बोला, गांधी ने कभी क्लेम किया कि मैं अल्टीमेट ट्रूथ जानता हूं? गांधी ने कभी क्लेम नहीं किया। गांधी कहते हैं बट हाँ, मैं जो मेरी अपनी लाइफ है वो एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है। कौन कहते हैं? गांधी। गांधी कहते हैं मैं सिर्फ रास्ता बता सकता हूं आपको ट्रूथ तक पहुंचने का, बट मैं क्लेम नहीं करता कि मैं जानता हूं अल्टीमेट ट्रूथ। मैं आपको रास्ता बता सकता हूं विच कैन रीच द ट्रूथ, जो आपको ट्रूथ तक पहुंचा सकता है। ट्रूथ क्या है? गॉड, और यही है गोल ऑफ लाइफ। अहिंसा एक पॉलिटिकल वेपन के तौर पे गांधी ने यूज किया। तो अहिंसा क्या था गांधी के लिए? एक पॉलिटिकल वेपन, एक स्ट्रेटजी गांधी की। फॉर फ्रीडम, फॉर गांधी फ्रीडम वाज द फाइट फॉर ट्रूथ। गांधी कहते हैं कि फ्रीडम क्या है? फ्रीडम एक सच के लिए फाइट है, सत्य के लिए फाइट है, विच इज अ फाइट अगेंस्ट द एवल। ठीक है, जो बुराई के खिलाफ एक फाइट है। ठीक है,
वाई अहिंसा इज अ पाथ। गांधी कहते हैं कि अहिंसा ही क्यों एक रास्ता चुनना है, वायलेंस का रास्ता क्यों नहीं चुनना। गांधी कहता है, गांधी का जो अहिंसा है वो बेस्ड है कंसेप्ट ऑफ लव पे एंड फ्रेटर्निटी पे, भाईचारे पे। गॉड इज द सिंबल ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस। गांधी कहते हैं गॉड एक सिंबल ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट नॉट यूजिंग वायलेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप वायलेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसका एक डीपर मीनिंग है। अहिंसा का बहुत डीपर मीनिंग है। अहिंसा नॉट टू बी कंसिडर्ड एज वेपन ऑफ वीक। कहते हैं कि अहिंसा कमजोरों का हथियार नहीं है, ये वेपन है स्ट्रांग लोगों का, एक स्ट्रांग विल का वेपन है। किसका? जो बॉडी से सिर्फ स्ट्रांग नहीं है, जो मेंटली स्ट्रांग है, जो स्पिरिचुअली स्ट्रांग है, नॉट जस्ट फिजिकली स्ट्रांग। मतलब अहिंसा क्या है? अहिंसा है स्ट्रांग विल। हम लोग मेंटली कितने वीक होते हैं, आपको हमें कोई छोटी सी एक बात बोल दे हम अग्रेसिव हो जाते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि अगर आपके फेस के ऊपर कोई थप्पड़ मारता है तो आप दूसरी साइड आगे कीजिए, दूसरी गाल आगे कीजिए। अगर उस पर भी कोई मारता है तो फिर से आगे कीजिए पहले वाली गाल। मीन्स गांधी क्या कहते हैं? गांधी कहते हैं कि जो आपका दुश्मन है आपको उसको चेंज करना है, आपने उसकी सोच बदलनी है, आपने उसको अपनी तरफ लेकर आना है। आपके पास स्ट्रांग विल है, आप स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो, आप मेंटली स्ट्रांग हो। अहिंसा कोई कमजोर लोगों की निशानी नहीं है, ये स्ट्रांग लोगों की निशानी है। और अहिंसा से हम हर चीज को जीत सकते हैं। और गांधी जी ने अहिंसा से देश को आजाद करवाया। हम आगे देखेंगे कैसे। गांधी बिलीव्ड इन द कंटिन्यूटी ऑफ एंड्स एंड मीन्स। गांधी बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ एंड्स एंड मीन्स की। गांधी कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ एंड्स एंड मीन्स का मतलब क्या है? जब मीन्स सही होगा तो एंड्स भी सही होगा। मतलब आप रास्ता चुनिए अहिंसा का, आप रास्ता चुनिए नॉन वायलेंस का, तो आपको आज़ादी भी मिलेगी। वो कहते हैं कि अंग्रेज इंडिया में गलत कर रहे हैं तो बुराई को हमेशा अच्छाई जीतती है। आप मीन्स सही इस्तेमाल कीजिए, रिजल्ट भी सही होगा। ठीक है। तो गांधी बिलीव करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ मीन्स एंड एंड्स पे। गांधी कहते हैं इफ एंड इज गॉड, अगर एंड गॉड है, एंड ट्रूथ है, तो मीन्स कांट बी स्टैनिक। कहते हैं कि अगर एंड जो है, अगर रिजल्ट जो है वो ट्रूथ है, वो गॉड है, तो रास्ता जो है वो शैतानी हो ही नहीं सकता। ये किसने बोला है? ये गांधी ने बोला है। कोर्ट की फॉर्म में पूछा जा सकता है, इफ एंड इज गॉड देन द मीन्स कांट बी स्टैनिक। अगर एंड जो है वो गॉड है, रास्ता शैतानी नहीं हो सकता, रास्ता गलत नहीं हो सकता। अगर एंड अच्छे हैं तो रास्ता भी अच्छा होगा। तो अच्छे सही रास्ते से चलोगे तो रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव मिलेंगे। इनडायरेक्ट ये बात कहना चाहते हैं गांधी जी। गांधी हेल्ड दैट ही वुड प्रेफर अहिंसा अवर कोवर्डनेस। मतलब कहते हैं कि मैं अहिंसा को चुनूंगा बुजदिली के खिलाफ। कवर्ड क्या होता है? बुजदिल। तो इसका मतलब अहिंसा जो है ये बुजदिल लोगों की निशानी नहीं है, ये स्ट्रांग लोगों की निशानी है, ये स्पिरिचुअली स्ट्रांग लोगों की निशानी है। ठीक है। गांधी कहते हैं हिंसा इज द फीचर ऑफ वर्ल्ड ऑफ एनिमल। अहिंसा मीन्स नो हिंसा, अहिंसा मीन्स नो वायलेंस। तो अगर वायलेंस हो तो उसको कहते हैं हिंसा और वायलेंस। तो गांधी कहते हैं हिंसा या वायलेंस है ना जो, ये जानवरों का एक फीचर है, इंसानों का नहीं है। इंसानों का क्या है? इंसानों की दुनिया का फीचर है अहिंसा। गांधी सुजेस्ट करते हैं प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा इन एक्शंस एंड थॉट्स। आपके थॉट्स में, आपकी सोच में भी अहिंसा होना चाहिए और आपकी एक्शन में भी अहिंसा होना चाहिए। इट शुड बी प्रैक्टिकल नॉट ओनली टुवर्ड्स ह्यूमन बींग्स। अहिंसा का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आपने इंसानों के लिए नहीं करना, आपने जानवरों के साथ, इन्वायरमेंट के साथ भी अहिंसा के प्रिंसिपल को फॉलो करना है। किसने बोला कि एनिमल्स और इन्वायरमेंट्स की तरफ भी अहिंसा के प्रिंसिपल को फॉलो करना है? तो ये बोला महात्मा गांधी ने।
गांधी कहते हैं कि हिस्ट्री ने हमें सिखाया है, क्या? हिस्ट्री ने हमें सिखाया है अगर दो चीज़ों के बीच में स्ट्रगल है, गुड और बैड के बीच में, तो एवल जो होता है वो हारता है हमेशा, सच की हमेशा जीत होती है। और सच क्या है? ट्रूथ क्या है? ट्रूथ है गॉड। तो ट्रूथ को गॉड के बराबर कंपेयर किया है। इस फिलॉसफी को आस्ता आस्ता आगे जाके आप समझेंगे कि सत्याग्रह है क्या और स्टेटलेस इकोनॉमी या स्टेटलेस डेमोक्रेसी बनेगी कैसे। ठीक है। गांधी गांधी कहते हैं यू शुड एक्सेप्ट योर एनिमी बिकॉज फाइट शुड बी अगेंस्ट द एवल एंड नॉट द एवल एवल डूर। मतलब गांधी कहते हैं लेट अस सपोज आप दो आदमियों के बीच में कोई दुश्मनी है, तो गांधी जी कहते हैं कि अपने दुश्मन से नफरत मत कीजिए। दुश्मन से आपने नफरत नहीं करनी। नफरत करनी है तो दुश्मन के अंदर जो बुराई है उसके साथ कीजिए। दुश्मन के अंदर जो बुराई है, जो एवल है, उसके साथ नफरत कीजिए। बट आपने दुश्मन के साथ नफरत नहीं करनी। दुश्मन को आपने बदलना है अहिंसा से, ट्रूथ से, नॉन वायलेंस से। उसको बदलना है, उसको चेंज करना है। यहां इनका कोट इंपॉर्टेंट बनता है कि विक्ट्री इज नॉट किलिंग द एनिमी। जीत क्या है? जीत ये नहीं कि आपने दुश्मन को मार दिया, जीत ये है कि आपने दुश्मन को दोस्त बना लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको समझ आ गया होगा, अब पहले थोड़ा बोर लग रहा होगा, अब समझ आ गया होगा इनकी कोट से कि जीत क्या है। विक्ट्री इज नॉट किलिंग द एनिमी। दुश्मन को मारना जीत नहीं है, जीत है दुश्मन को दोस्त बनाना। दुश्मन को दोस्त बनाना, दुश्मन का दिल जीतने की बात कर रहे हैं। लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी बिकेम अनहोली। इनका एक और कोट है कि लिबर्टी और डेमोक्रेसी अनहोली हो जाती है। होली क्या होता है? पाक। अनहोली हो जाती है तब जब when their hands are dyed red with innocent blood, जब उनके हाथ रंग जाएं खून से। किसका खून? इनोसेंट लोगों का खून। ये किसका कोट है? ये गांधी जी का कोट है। अब हम देखते हैं गांधी का कंसेप्ट मीन्स एंड एंड्स पे। जो मैंने बोला था मीन्स और एंड्स की बात कौन करता है? गांधी जी करते हैं। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। गांधीज कंसेप्ट ऑफ मीन्स एंड एंड क्या है? इफ एंड इज गुड या इफ एंड इज गॉड, अगर एंड गॉड है तो मीन्स जो है वो सटैनिक नहीं हो सकता। अगर एंड गॉड है, एंड भगवान है, तो रास्ता शैतानी नहीं हो सकता। गांधी बिलीव करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ एंड्स एंड मीन्स पे। कंटिन्यूटी ऑफ एंड्स और मीन्स पे अगर आप रास्ता सही चुनोगे तो रिजल्ट अपने आप सही आएगा। गांधी फोकस करते हैं प्योरिटी ऑफ मीन्स पे। सही रास्ता, प्योरिटी ऑफ मीन्स, आपके मीन्स सही होने चाहिए, एंड्स अपने आप सही होगा। और यही इनका आइडिया जो अडॉप्ट करते हैं जवाहरलाल नेहरू, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ही बिलीव दैट वी कांट रीच द राइट एंड्स विद रॉन्ग वेपन्स, रॉन्ग मीन्स। हम राइट एंड्स पे नहीं पहुंच सकते अगर हम रास्ता गलत चुनते हैं। ठीक है। सही रास्ता चुनोगे, सही एंड्स मिलेंगे। उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, एग्जाम में पूछे जाते हैं। हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले? तो कौन थे? सॉरी, हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले और किसके गुरु थे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैंने आपको पढ़ाया है। तो गोपाल कृष्ण गोखले बात करते हैं नेसेसिटी ऑफ स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात कौन करता है? गोपाल कृष्ण गोखले। और इसको अडॉप्ट करते हैं गांधी जी। यहां से क्वेश्चन बनेंगे। स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की जरूरत है, कौन बोलता है? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी कहते हैं, गांधी जी क्रिटिसाइज करते हैं मैकियावेली को। मैकियावेली की क्या अप्रोच थी? मैकियावेली ने बात की थी, मैकियावेली ने पॉलिटिक्स और एथिक्स को अलग किया था। Who separated politics from ethics? मैकियावेली। सबसे पहले पॉलिटिक्स और एथिक्स को डिफरेंशिएट किसने किया? तो वो किया था अरिस्टोटल ने। डिफरेंशिएट किया था अरिस्टोटल ने, सेपरेट किया था मैकियावेली ने। ठीक है। और गांधी जी इस चीज को सपोर्ट करेंगे? पॉलिटिक्स और एथिक्स को सेपरेट करने में गांधी जी नहीं बिलीव करते। गांधी जी इस कंसेप्ट को क्रिटिसाइज करते हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को हम अलग नहीं रख सकते। गांधी कहते हैं पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन इज अ डेथ ट्रैप।
पॉलिटिक्स और रिलीजन अलग नहीं रह सकते। पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन एक डेथ ट्रैप है, एक मौत का फंदा है, मृत्यु जाल। पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन इज अ मृत्यु जाल मीन्स डेथ ट्रैप। किसने बोला? महात्मा गांधी ने। गांधी हैज अप्लाइड हिज एंड्स एंड मीन्स थ्योरी इन चूजिंग द मेथड्स इन फ्रीडम स्ट्रगल। एंड्स और मीन्स थ्योरी को गांधी चूज करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल में, इंडिया की नेशनल मूवमेंट में, और देश को आज़ाद करा के छोड़ते हैं कि मैं मीन्स सही रखूंगा, रास्ता सही चुनूंगा, एंड्स अपने आप, परिणाम अपने आप सही आएंगे। गांधी का ये कोट इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ, आई कॉल हिम रिलीजियस हु अंडरस्टैंड द सफरिंग ऑफ अदर्स। मैं रिलीजियस उसको बोलूंगा जो दूसरों की सफरिंग को, दूसरों की तकलीफ को अपना समझे। ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल इज टू बी सत्याग्रह। फ्रीडम स्ट्रगल इज टू बी सत्याग्रह किसने बोला? गांधी ने। कि आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? सत्याग्रह से। सत्याग्रह को मीन्स बनाया, सत्याग्रह को मीन्स बनाया, और एंड क्या होगा? एंड होगी इंडिपेंडेंस। मीन्स अप्लाइड हैव टू बी नॉन वायलेंट। मतलब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमने नॉन वायलेंट तरीके अपनाने हैं, हमने सत्याग्रह का यूज करना है, तभी हम फ्रीडम पा सकते हैं। अब बात करते हैं गांधी के सत्याग्रह के कंसेप्ट को डिटेल में देखते हैं, ये क्या है। यहां से आपको उनकी पूरी की पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी समझ आ जाएगी। सत्याग्रह, सत्या का मतलब होता है ट्रुथ, और आग्रह का मतलब होता है होल्डिंग फर्मली टू। मतलब ये दो वर्ड से मिलके बना है, ये बेसिकली एक संस्कृत वर्ड है सत्याग्रह। तो सत्या का मतलब होता है ट्रुथ, और आग्रह का मतलब होता है मजबूती से पकड़ के रखना। तो सच की रस्सी, ट्रुथ की रस्सी को हमने मजबूती से पकड़ के रखना है, तो आपकी जीत होगी। आपका मीन्स क्या है? आपका रास्ता सत्याग्रह है। सच्चाई के रास्ते को पकड़ के रखो तो मीन्स सही रखो, तो एंड्स मीन्स, एंड्स क्या है? एंड क्या है? गॉड। गॉड क्या है? ट्रुथ। ठीक है। तो एंड्स अपने आप आपको मिलेंगे, परिणाम अपने आप आपको मिलेंगे। सत्याग्रह इज नॉट सेम हैज पैसिव रेजिस्टेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैसिव रेजिस्टेंस क्या होता है? एक होता है एक्टिव रेजिस्टेंस, एक होता है पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव रेजिस्टेंस मींस, लेट अस सपोज इंडिया में जब अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों की पॉलिसीज इंडियंस को पसंद नहीं थी, इंडिया अंग्रेजों को पसंद नहीं करता था, तो इंडियंस जो है वो पैसिवली रेजिस्ट करते थे। ठीक है। तो ये हो गया पैसिव रेजिस्टेंस। फिर लेट अस सपोज अंग्रेजों ने एक एक्ट लेके आ गए, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट लेकर आए थे, या कोई भी और एक्ट जो इंडियंस को पसंद ना हो, तो उसको अगर इंडियंस रेजिस्ट करेंगे तो वो होगा एक्टिव रेजिस्टेंस। आपके पास कारण है एक रेजिस्ट करने का, आप ऐसा चाहते थे, वैसा नहीं हुआ, तो आप एक्टिवली रेजिस्ट कर रहे हो। पैसिव रेजिस्टेंस क्या हो गया? कि ओवरऑल एक रेजिस्टेंस। ठीक है। तो ये अलग है किससे? सत्याग्रह से। कैसे अलग है? अगर इसका सत्याग्रह का एक डीप मीनिंग है। सत्याग्रह डिमांड करता है सत्य। सत्य मीन्स ट्रूथ, अहिंसा और तपस्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सत्याग्रह क्या डिमांड करता है? सत्याग्रह डिमांड करता है सत्य मीन्स ट्रूथ, अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस, और तपस्या कौन सी? लंबी तपस्या, स्पिरिचुअल तपस्या। हर चीज को पाने के लिए वक्त लगता है, तपस्या करनी पड़ती है, कहते हैं ना। तो गांधी जी ने कितनी तपस्या की? गांधी का जो गांधीयन फेज चला 1915 से लेके 1947 तक, उन्होंने पूरे इंडिया के लोगों को लीड किया। 1915 में कौन से रास्ते से? सत्याग्रह के रास्ते से, मींस ट्रूथ के रास्ते से, अहिंसा के रास्ते से, और तपस्या चली उनकी 1915 से लेकर 1947 तक, और आज़ादी मिली। ठीक है। ये रास्ता यहाँ नहीं स्टार्ट था, ये पहले 1800 कुछ में उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था साउथ अफ्रीका से। आगे हम देखेंगे। तो गांधी का कंसेप्ट सत्याग्रह का समझ आ गया। सत्याग्रह, सच्चाई की रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखना है। ठीक है। पैसिव रेजिस्टेंस से अलग है, देखेंगे आगे कैसे अलग है। सत्याग्रह डिमांड करता है सत्य का, अहिंसा का और तपस्या का, SAT सेट का। सत्य मीन्स ट्रूथ, अहिंसा नॉन वायलेंस और तपस्या। ठीक है। सत्याग्रह एक टेक्निक है रेवोल्यूशन की, और ये एक लड़ाई है
एक रेवोल्यूशन है और लड़ाई है। रेवोल्यूशन और लड़ाई आपको पता वायलेंस से ही जीते जाते हैं, बट ये नॉन वायलेंस पे बेस है। इनजस्टिस को आपने रेजिस्ट करना है, आपके साथ कोई जस्टिस नहीं कर रहा, आपके साथ कोई इनजस्टिस कर रहा है, तो आप रेजिस्ट करेंगे, आप रेवोल्यूशन लाएंगे, आप फाइट करेंगे, बट नॉन वायलेंस से। यही है सत्याग्रह। यहाँ एक कोट इंपॉर्टेंट बनता है गांधी जी का। गांधी कहते हैं, हेट द सिन, गुनाह है जो, बुराई है जो, उससे नफरत करो, सिनर से प्यार करो, गुनहगार से मोहब्बत करो, उसके गुनाह से नफरत करो, गुनहगार को बदलो, उसकी मेंटेलिटी, उसकी सोच बदलो और उसको अपना दोस्त बनाओ। गांधी ने डिफरेंशिएट किया सत्याग्रह को और पैसिव रेजिस्टेंस को। दोनों तो रेजिस्टेंस ही है, दोनों में फर्क क्या है? पैसिव रेजिस्टेंस इज नॉट यूज्ड, पैसिव रेजिस्टेंस में वायलेंस का यूज नहीं होता मोस्टली, बट जब लगे कि कंडीशन सही होंगी तो तब वायलेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर सिचुएशन सही होगी तो तब वायलेंस का इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ जो दुश्मन है उसको दुश्मन की नजर से देखा जाता है, दुश्मन को दुश्मन की नजर से देखा जाता है, किसमें? पैसिव रेजिस्टेंस में। तो सत्याग्रह में क्या है? सत्याग्रह में हम पूरे तरीके से वायलेंस को रिजेक्ट करते हैं, कंडीशन फेवरेबल हो या ना हो, हमने वायलेंस नहीं करना, जितनी मर्जी मार खानी है आपने खा लो, बट हाथ नहीं उठाना, आपको इतना मेंटली स्ट्रांग होना है। ये एक फेथ है अहिंसा पे। सत्याग्रह एक डेंटोलॉजिकल अप्रोच है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सत्याग्रह क्या है? एक डेंटोलॉजिकल अप्रोच है। मैंने आपको अप्रोचेस पढ़ाई थी कंसेप्ट्स में, एक पढ़ाई थी डेंटोलॉजिकल अप्रोच और दूसरी पढ़ाई थी कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच। कॉन्सिक्वेंसेस से निकला, कॉन्सिक्वेंसेस मींस परिणाम, रिजल्ट। तो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच और डेंटोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है? कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच क्या होती है? जब हम रिजल्ट पे फोकस करते हैं। आपको जॉब लेनी है, आप कैसे भी लो, नकल मार के लो, आप रिश्वत दे के लो, करप्शन लेके लो, कैसे भी करो, आपको एंड्स अच्छा चाहिए। डेंटोलॉजिकल अप्रोच क्या है? आपको सही रास्ता चुनना है, रिजल्ट अपने आप सही होंगे। तो सत्याग्रह क्या है? दोनों में से डेंटोलॉजिकल अप्रोच है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सत्याग्रह कंप्लीट रिजेक्शन है वायलेंस का, अहिंसा का फेथ है, ये एक डेंटोलॉजिकल अप्रोच है। राइट मींस लीड्स टू राइट एंड्स बट नॉट कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच। ठीक है, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच नहीं है, सॉरी। देयर इज नो एवल फीलिंग अगेंस्ट द डूर, यहां जो दुश्मन है उसके खिलाफ दुश्मनी नहीं है, वो उसको हम दुश्मन नहीं मान रहे, सिर्फ जो उसका सिन है, जो उसका गुनाह है, जो उसकी बुराई है, हम उससे नफरत करेंगे, हम दुश्मन को ठीक करेंगे अहिंसा से। पर्पस ऑफ सत्याग्रह इज टू हेल्प द एवल डूर बिकेम अ बेटर पर्सन। पर्पस सत्याग्रह का है जो गुनहगार है उसको सही बनाना, उसको दोस्त बनाना, उसमें अच्छाई लाना। ठीक है, समझ आ गया? पैसिव रेजिस्टेंस में वायलेंस हो सकता है जब कंडीशन सही हो, मोस्टली नहीं होता बट हो सकता है जब एप्रोप्रिएट सिचुएशन आए। यहाँ दुश्मन को दुश्मन की नजर से देखते हैं, सत्याग्रह में दुश्मन को दोस्त की नजर से देखा जाता है, उसके अंदर की जो बुराई है उसको बुराई की नजर से देखा जाता है, और जो दुश्मन है उसके अंदर से हमने बुराई खत्म करनी है अहिंसा से, सत्य से। ठीक है, सत्याग्रह से, अहिंसा से, सत्य से, किससे? तपस्या से। ठीक है, ताकि हम जो गुनाह करने वाला है उसको बेटर बना दें। वेन एवर यू कन्फ्रंटेड विद एन ओपोनेंट, जब भी आप किसी दुश्मन से, ओपोनेंट्स के साथ भिड़ते हो, उसको प्यार से जीतो। ये किसका कोट है? ये कोट है गांधी जी का। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर बताते हैं गांधी जी सत्याग्रह के। फर्स्ट है ट्रूथ, सत्य, नॉन वायलेंस, अहिंसा, चेस्टिटी, चेस्टिटी मीन्स सेक्सुअल डिजायर्स पे कंट्रोल करना, अपारिग्रह मीन्स लालची नहीं होना, ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं जमा करनी, नॉन पोसेशन, उतनी प्रॉपर्टी जमा करो जितनी आपको जरूरत है। बॉडी लेबर, ब्रेड लेबर, आप हक लाल की रोजी खाओ, मेहनत करके खाओ, जो भी चीज आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर आपकी लेबर लगी होनी चाहिए, आपकी मेहनत लगी होनी चाहिए। फेयरलेसनेस, इक्वल रिस्पेक्ट सब रिलीजन्स की। कंट्रोल ऑफ पैलेट मीन्स सोच समझ के वर्ड्स का इस्तेमाल करना, किसी को आपका वर्ड बुरा ना लग जाए। अनटचेबिलिटी से फ्रीडम। इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज जैसे स्वदेशी, अपने इंडिया में बनी हुई गुड्स और सर्विसेज का इस्तेमाल करना और बाईकाट करना
अंग्रेजों की गुड्स और सर्विसेज का। ये है सत्याग्रह के फीचर। ठीक है, ट्रूथ सच, नॉन वायलेंस अहिंसा, चैस्टिटी कंट्रोल अवर डिजायर, सेक्सुअल डिजायर, अपैरिग्रा एक्सेसिव प्रॉपर्टी नहीं जमा करनी, बॉडी लेबर ब्रेड लेबर मेहनत करके कमाना है, फियरलेसनेस डरना नहीं है, सब रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करनी है और पैलेट पे कंट्रोल रखना है, मीन सोच समझ के वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, अनटचेबिलिटी से आज़ादी, स्वदेशी एंड बाइकाट। गांधी का जो सत्याग्रह था वो एक लड़ाई थी सच की। नॉन वायलेंस इज द एसेंशियल फीचर ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह गिव्स अ बिगर पिक्चर टू द गांधी स्ट्रगल। सत्याग्रह ने गांधी की जो स्ट्रगल थी उसको एक बड़ी पिक्चर दी और इस फ्रीडम को एक युद्ध, एक धर्म युद्ध बना दिया। इस फ्रीडम को एक धर्म युद्ध बना दिया, एक फाइट बना दी गुड और बैड के बीच में, अच्छाई और बुराई के बीच में। ठीक है, हमारे उपनिषद में, मुंडका उपनिषद में लिखा है कि सच की हमेशा जीत होती है। तो बुराई और अच्छाई के बीच में जीत किसकी होगी? गुड की होगी। इस सोच से गांधी जी चले और सत्याग्रह को लेजिटिमेट किया पॉलिटिकल स्ट्रगल में। ही एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रेटजीज ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह की बहुत सारी स्ट्रेटजीज के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट उनका था साउथ अफ्रीका में, जो कि कामयाब रहा, आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद उन्होंने चंपारण में सत्याग्रह किया, खेड़ा में सत्याग्रह किया, अहमदाबाद में सत्याग्रह किया और कामयाब हुए। ये क्या थे तीनों सत्याग्रह, आगे देखेंगे। फिर ऑल इंडिया लेवल पे जो पहला सत्याग्रह था उनका, वो रोलेट बिल के खिलाफ था। वो रोलेट बिल के खिलाफ था। रोलेट बिल एक 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक बिल लेके आई थी जिसका नाम था रोलेट बिल। जब आज़ादी की मूवमेंट्स काफ़ी फास्ट हो गई थी तो इंडियन बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल में, तो एक बिल लेके आए थे, एक कानून लेके आए थे, जिस कानून के तहत सरकार जिसको चाहे गिरफ्तार कर सकती है। आपके पास कोई पावर नहीं है वकील करने की, अपनी जमानत कराने की, आपकी सुनवाई की, कोई भी आपके पास राइट्स नहीं है। ये था रोलेट बिल। तो इसके खिलाफ गांधी जी खड़े हुए, ऑल इंडिया लेवल पे सत्याग्रह किया और इस बिल को वापस करवाया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स जो थी, ये सत्याग्रह के पैटर्न पे गांधी जी ने चलाई। गांधी ने प्रिस्क्राइब किया इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है और कलेक्टिव सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह भी आप कर सकते हैं और कलेक्टिव सत्याग्रह भी कर सकते हैं। दोनों जो हैं वो आपको एंड्स अच्छे देंगे। गांधी सत्याग्रह कैन बी अप्लाइड टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। गांधी का सत्याग्रह हर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे एप्लीकेबल था, जैसे इकोनॉमिक लेवल पे भी था, पॉलिटिकल लेवल पे भी था, सोशल लेवल पे भी था, तो इवन फॉरेन पॉलिसी में भी था। इन केस ऑफ फॉरेन एग्रेशन, गांधी जी कहते हैं कि ह्यूमन चेन बना के लड़ो। मतलब गांधी जी इवन इतना कहते हैं कि आपने किसी बाहर की कंट्री के साथ अगर लड़ाई करनी है, बाहर की कंट्री अगर आपके साथ लड़ाई करती है तो आप इन ह्यूमन चेन बनाओ और सत्याग्रह के तरीके से लड़ो, नॉन वायलेंस से लड़ो। ठीक है, तो गांधी का सत्याग्रह आपको समझ आ गया। इसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। गांधी का सत्याग्रह, सत्याग्रह मीन्स, सत्या मीन्स सच और आग्रह मीन्स होल्ड करके रखना मजबूती से। सच की रस्सी को, स्ट्रिंग को मजबूती से पकड़े रहना, रखना। इसके सत्याग्रह डिमांड करता है सत्य, अहिंसा और तपस्या। लंबी लड़ाई है, ये एक टेक्निक है रिवोल्यूशन की और फाइट की, बट नॉन वायलेंस से। इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना है बट नॉन वायलेंस से। आपको गुनहगार से प्यार करना है और उसके गुनाह से नफरत करनी है। सत्याग्रह और पैसिव रेजिस्टेंस अलग हैं। पैसिव रेजिस्टेंस में वायलेंस नहीं होता, बट कंडीशन अगर बने तो वायलेंस हो सकता है। यहाँ दुश्मन को दुश्मन माना जाता है, बट सत्याग्रह में हम वायलेंस किसी तरीके से भी नहीं करते। हम वायलेंस नहीं करते और हम दुश्मन को दुश्मन नहीं मानते। दुश्मन के का जो बुराई है दुश्मन की, सिर्फ उससे नफरत करते हैं, दुश्मन से नफरत नहीं करते। हमारा एम रहता है कि दुश्मन के अंदर से बुराई खत्म करके उसको भी अच्छा इंसान बनाया जाए। ये एक डेंटोलॉजिकल अप्रोच है। मीन्स राइट मीन्स लीड्स टू राइट एंड्स, नॉट कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच। कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच क्या होती है? जब हम एंड्स पे फोकस करते हैं, मीन्स का ध्यान नहीं रखते। ठीक है, इसके क्या क्या फीचर हैं? ट्रूथ, नॉन वायलेंस, चेस्टिटी मीन्स सेक्सुअल डिजायर पे कंट्रोल करना। मुस्लिम्स में जब रोजे रखते हैं तो क्या करते हैं?
कहते हैं कि रोजा सिर्फ मुंह का नहीं है, आपको आंखों का रोजा रखना है, आंखों का रोजा रखना है, आपको गलत देखना नहीं है, गलत सुनना नहीं है, किसी को गाली नहीं देनी। तो ऑलमोस्ट वैसी बात करते हैं गांधी जी। ठीक है, अपने डिजायर्स पे कंट्रोल रखना है, फियरलेसनेस, प्रॉपर्टी ज्यादा इकट्ठी नहीं करनी, हलाल की कमाई खानी है, लेबर बॉडी लेबर और ब्रेड लेबर, सब रिलीजन्स को इक्वली देखना है, सोच समझ के वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, स्वदेशी और बाइकआउट अनटचेबिलिटी। ये फाइट है सच्चाई की, नॉन वायलेंस एक असेंशियल स्ट्रेटजी है सत्याग्रह की। सत्याग्रह एक बिगर पिक्चर है गांधी के स्ट्रगल की, ये एक धर्म युद्ध बन जाता है गुड और बैड के बीच में। ठीक है, इसको लेजिटिमेट करते हैं पॉलिटिकल स्ट्रगल में गांधी जी। गांधी जी के कुछ सत्याग्रह हैं, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, हम आगे फिर से देखेंगे डिटेल में, जो कामयाब होते हैं। रोलेक्ट एक्ट ऑल इंडिया लेवल का बड़ा सत्याग्रह है। नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट टाइप के सत्याग्रह करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। कहते हैं कि अगर कोई अग्रेशन करता है आपके ऊपर तो ह्यूमन चेन बना के आप उसके साथ लड़िए, यहां भी आप वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करते। सत्याग्रह इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे और फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे भी अप्लाई किया जा सकता है। इकोनॉमिक लेवल पे मतलब आप विलेज इंडस्ट्री को प्रमोट करो, लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करो, आप कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करो, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ही आएगा हलाल की कमाई। पॉलिटिकल एक्टिविटीज का तो आपने देख लिया, तो ऐसे ही सोशल और फॉरेन पॉलिसी में भी सत्याग्रह का इस्तेमाल करो। सम ऑफ द फेमस सत्याग्रह बाई M.K. गांधी। महात्मा गांधी के कुछ बड़े सत्याग्रह हम देखते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका कब जाते हैं, कब पहुंचते हैं? साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं वो 24 मई 1893 को। 24 मई 1893 को वो पहुंचते हैं साउथ अफ्रीका। ठीक है, क्यों जाते हैं साउथ अफ्रीका? उनके एक दोस्त होते हैं दादा अब्दुल्ला, जो उनको जानते थे, तो दादा अब्दुल्ला उनको बुलाते हैं। दादा अब्दुल्ला बेसिकली इंडिया से थे, वहां से थे जहां पैदा हुए थे गांधी, गुजरात से थे, पोरबंदर गुजरात से थे। गांधी जी को जानते थे और पता था गांधी जी लंदन से पढ़ के आए हैं और गुजराती भी जानते हैं। तो वहां साउथ अफ्रीका में इंडियंस बड़े लेवल पर रहा करते थे। साउथ अफ्रीका को अंग्रेजों ने एक कॉलोनी बना के रखा हुआ था और वहां इंडियंस को भेजा जाता था एज लेबरर। तो बड़े लेवल पर साउथ अफ्रीका में इंडियंस रहते थे, जिनमें से एक इंडियन दादा अब्दुल्ला भी थे। तो दादा अब्दुल्ला बुलाते हैं महात्मा गांधी को कि आप रिसेंटली डिग्री करके आए हैं लंदन से लायर की, तो मेरा एक केस है और ये देखिए। उससे पहले बॉम्बे में उन्होंने वकालत शुरुआत की थी, वकालत की, बट कुछ उनकी वकालत चली नहीं थी। कुछ 2-1 साल तक शायद वो बॉम्बे में वकालत करते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट में, बट उनका वकालत यहाँ काम ज्यादा नहीं करता, तो उनको फॉरेन में बुलाया जाता है और वो चले जाते हैं साउथ अफ्रीका में। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी वहां 1893 से लेके 1915 तक रहते हैं वो साउथ अफ्रीका में। कब? 1893 में गए हैं और 1915 में जब वापस आए हैं तब तक वो अब साउथ अफ्रीका में रहते हैं। वहां क्या करते थे गांधी जी? वहां उन्होंने काम किया है अटॉर्नी एंड पब्लिक सर्वेंट। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्या काम करते थे? अटॉर्नी एंड पब्लिक सर्वेंट का। कब से कब? 1893 से 1914 तक। सबसे पहले किसने बुलाया था? दादा अब्दुल्ला ने बुलाया था। ठीक है, बाद में इंडिया में आते हैं और इंडिया में आके अपनी फाइट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए, होता क्या है, एक दिन गांधी जी ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे, प्रिटोरिया नाम की जगह पे ट्रेन जा रही थी। तो गांधी जी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, उनके पास टिकट था ट्रेन का, फर्स्ट क्लास टिकट था, फर्स्ट क्लास का टिकट था, आप AC फर्स्ट समझ सकते हैं। बट अचानक से उनको ट्रेन से उठा के बाहर फेंक दिया गया। किसने? अथॉरिटीज ने, वहां अंग्रेज अथॉरिटीज ने, जिनकी गवर्नमेंट थी। तो गांधी जी तो बड़े एकदम हैरान रह गए, यार मेरे पास तो टिकट है, ये लोग मुझे क्यों फेंक रहे हैं? तो उन्होंने बोला, आप गोरों के बराबर में नहीं बैठ सकते, आप ब्लैक पीपल हो, आप ब्लैक डॉग्स हो, आप हमारे बराबर नहीं बैठ सकते। तो ये चीज गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं आए, काफी निराश हुए
और इस चीज को टैकल करने के लिए वो नेक्स्ट ईयर 1894 में नेटल इंडियन कांग्रेस की शुरुआत करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेटल इंडियन कांग्रेस कब बनी? 1894 में। किसने बनाई? गांधी ने। कहा? साउथ अफ्रीका ने। क्यों? ये क्या था? ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, ऑपरेशन के खिलाफ था। अंग्रेज सरकार वहां के रहने वाले इंडियंस को इक्वल ट्रीट नहीं कर रही थी अंग्रेजों के साथ, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ व्हाइट पीपल टुवर्ड्स नेटिव अफ्रीकन्स एंड इंडियंस। वहां जो अफ्रीकन्स लोग रहते थे और वहां जो इंडियंस रहते थे उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता था, तो इसके खिलाफ उन्होंने स्टार्ट करते हैं नेटल इंडियन कांग्रेस 1894 में, ठीक है। नेक्स्ट हम साउथ अफ्रीका में उन्होंने कौन से बड़े काम किए वो देख रहे हैं, कौन कौन से सत्याग्रह किए। 1896 में वो इंडिया आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। वो साउथ अफ्रीका में रहते हैं 1893 से लेकर 1915 तक, बट थोड़े से टाइम के लिए वो इंडिया आते हैं 1896 में, और यहां से 800 लोगों को लेके जाते हैं वहां साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और वहां उनका वेलकम किया जाता है। 800 लोगों को वहां लेके जाते हैं अपनी लड़ाई को आगे लड़ने के लिए। 1896 में गांधी एक पैम्पलेट लिखते हैं जिसका नाम है ग्रीन पैम्पलेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन पैम्पलेट क्या होता है? पैम्पलेट क्या होता है? पैम्पलेट होता है सिंगल शीट ऑफ पेपर जिसके ऊपर हम किसी टॉपिक के बारे में डिटेल में लिखते हैं। तो ग्रीन पैम्पलेट किसने स्टार्ट किया? गांधी जी ने। कब? 1896 में। क्यों? इसमें ये जनता के बीच में अवेयरनेस फैला रहे थे कि अंग्रेज जो हैं वो इंडियंस के खिलाफ कैसे, इंडियन के साथ कैसे भेदभाव करते हैं। तो ग्रीन पैम्पलेट गांधी जी इन साउथ अफ्रीका 1896, ठीक है। 1899 में बोहर वार होती है। बोहर वार कब हुई? 1899 में। यहां गांधी जी ने एक एनजीओ टाइप की बनाई जिसमें 1100 इंडियंस को जोड़ा और एम्बुलेंस स्टार्ट की जो अंग्रेज जख्मी हो रहे थे उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए। इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स के नाम से, इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स। इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स किसने स्टार्ट की? गांधी जी ने, ठीक है। जो ब्रिटिश जख्मी हो रहे थे उनके ट्रीटमेंट के लिए। बट द एथनिक डिस्क्रिमिनेशन यहां भी कंटिन्यू रही, कोई फर्क नहीं पड़ा अंग्रेजों के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट रस्किन को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर, तो वही वाले रस्किन हैं। तो रस्किन की बुक है अनटू दिस लास्ट, जो उनके दोस्त ने उसको गिफ्ट की थी, तो उनसे वो उस बुक से काफी इंस्पायर होते हैं गांधी जी, और एक दरबन साउथ अफ्रीका में एक फार्म खोलते हैं जिसका नाम होता है फिनिक्स फार्म। फिनिक्स फार्म कहाँ खोलेंगे? तो फिनिक्स फार्म खोला साउथ अफ्रीका में, अनटू दिस लास्ट से इंस्पायर होके दरबन में खोला गांधी ने। ये क्या था? यहां गांधी लोगों को ट्रेन करते थे नॉन वायलेंट सत्याग्रह के लिए। पीसफुल रिस्ट्रेन कैसे करना है, हमने अपनी लड़ाई लड़नी है, अपने राइट्स की बात करनी है, हमने जस्टिस की बात करनी है, लड़ाई लड़नी है, बट सत्याग्रह से, नॉन वायलेंट सत्याग्रह से। तो फिनिक्स फार्म इज कंसिडर्ड एज बर्थ प्लेस ऑफ सत्याग्रह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिनिक्स फार्म इज कंसिडर्ड एज बर्थ प्लेस ऑफ सत्याग्रह, ठीक है। फिर वो टोल्स्टो फार्म खोलते हैं। टोल्स्टो फार्म गांधी का सेकंड कैंप होता है साउथ अफ्रीका में। तो फर्स्ट क्या है? फिनिक्स फार्म। फिनिक्स फार्म में वो सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? सत्याग्रह कैसे करना है, रेजिस्ट कैसे करना है, अपने हक की लड़ाई कैसे लड़नी है, बाय यूजिंग द मीन्स ऑफ अहिंसा, नॉन वायलेंस। तो सेकंड कैंप कौन से थे? टोल्स्टे फार्म, ठीक है। नेक्स्ट 1903 में वो स्टार्ट करते हैं इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन ओपिनियन क्या है? एक जर्नल है। किसने स्टार्ट किया? गांधी जी ने। कब किया? 1903 में। यहाँ न्यूज और आर्टिकल्स वो पब्लिश करते हैं, इंडियंस की कंडीशन जो साउथ अफ्रीका में है उसको हाईलाइट करते हैं। नेक्स्ट है एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट आता है 1906। 1906 में ब्रिटिश गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका में एक एक्ट लेके आती है जिसका नाम है एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। वहां एक कॉलोनी होती है जहां इंडिया और चाइना के लोग रहा करते थे जिसका नाम था ट्रांसवाल कॉलोनी। ट्रांसवाल कॉलोनी। तो ट्रांसवाल कॉलोनी में एक एक्ट लेके आती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसमें क्या होता है? इसमें कानून बनता है। क्या कानून बनता है?
कि जो भी मेल हैं एशियन, उनको साउथ अफ्रीका में रहने के लिए एक आईडी दिखानी पड़ेगी, एक रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी और उनको आईडी मिलेगी, वो आईडी ही मान्यता होगी वहां रहने के लिए। तो ये कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, तो इसके खिलाफ वो सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं और जीतते हैं, इस बिल को वापस करवाते हैं। सितंबर 1906 में गांधी ऑर्गेनाइज कराते हैं अपना फर्स्ट सत्याग्रह कैंपेन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रांसवाल एशियाटिक ऑर्डिनेंस दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अगेंस्ट द इंडियंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह कब था। तो हमें लगता है कि शायद वो खेड़ा सत्याग्रह होगा या कोई दूसरा सत्याग्रह इंडिया वाला होगा, बट सबसे पहला सत्याग्रह 1906 में उन्होंने किया था, उसी रजिस्ट्रेशन बिल को लेके। कहाँ? ट्रांसवाल एशियाटिक ऑर्डिनेंस। ट्रांसवाल एशियाटिक ऑर्डिनेंस क्या था? ये दूसरा नाम था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1906 का। तो एशियाटिक एक्ट ऑफ 1906 के खिलाफ गांधी जी सत्याग्रह करते हैं और जीतते हैं, और यही पहला सत्याग्रह था। 1907 में ये एक द ऑटोनॉमस गवर्नमेंट ऑफ ट्रांसवाल इनेक्टेड एशियाटिक लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। 1907 में एक और ऑर्डिनेंस लेके आती है गवर्नमेंट, जिसको कहा जाता है ब्लैक एक्ट। ब्लैक एक्ट, ब्लैक एक्ट में क्या होता है, जो एशियन लोग वहां रह रहे होते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन और फिंगरप्रिंटिंग जरूरी होती है। तो गांधी इसको कहते हैं ब्लैक एक्ट, और इसके खिलाफ सत्याग्रह लड़ते हैं और इसको वापस करवाते हैं। ठीक है, एशियाटिक लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस एक्ट, ब्लैक एक्ट 1907। ये दूसरा सत्याग्रह है अफ्रीका में। 1908 में इन एक्टिविटीज की वजह से गांधी जी को जेल हो जाता है। ठीक है, वो जेल में रहते हैं और जेल में मिलते हैं एक पर्सन से जो जिसका नाम होता है जनरल स्मट्स। जनरल स्मट्स कौन है? एक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ स्टेट्समैन है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज मैंने पढ़ाई थी आपको लेक्चर नंबर 19 में या 20 में होंगी, 29 में होंगी शायद, या 30 में देख लेना। 1905 में उनको जेल हो जाती है, बट जनरल स्मट्स उनकी हेल्प करते हैं और वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, ही वॉज लेटर अटैक फॉर दिस एंड अगेन सेंटेंस टू जेल। फिर से उनको जेल हो जाती है, फिर से वो सत्याग्रह कंटिन्यू करते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 1909 में 3 महीने की उनको सजा हो जाती है फिर से। ठीक है, 3 महीने की सजा के बाद वो थोड़े से टाइम के लिए इंग्लैंड जाते हैं। वहां कहते हैं कि वहां भी जो इंडियंस रह रहे हैं उनकी कंडीशन खराब है, तो वहां उनका जायजा लेके आते हैं। तो कब जाते हैं? 1909 में इंग्लैंड जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, फिर वापस साउथ अफ्रीका में आ जाते हैं। 1909 में वो लिखते हैं हिंद स्वराज। हिंद स्वराज क्या है? एक बुक है, किसकी है? गांधी जी की है, जहां गांधी का विजन बताया जाता है इंडिया को आजाद करने के लिए नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस से। अभी गांधी जी इंडिया नहीं आए, 1915 में आएंगे, बट उन्होंने स्ट्रेटजी इंडिया को आजाद कराने की पहले ही बता दी थी अपनी बुक हिंद स्वराज में 1909 में, कि मेरा क्या विजन है इंडिया को आजाद कराने का, बट थ्रू नॉन वायलेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, हमने अंग्रेज सरकार का कानून नहीं मानना, अहिंसा से, नॉन वायलेंस से ये हम लड़ाई जीतेंगे। ठीक है, उसके बाद एक एक्ट आता है साउथ अफ्रीका में ही, मैरिज एक्ट होता है, ये क्रिश्चियन मैरिज एक्ट होता है 1913 का। इसको नलिफाइड कराते हैं लड़के। ये एक्ट क्या होता है? ये एक्ट होता है कि जो भी लोग साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं, चाहे इंडियंस हैं, चाहे मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, जो मर्जी हैं, उनको क्रिश्चियन मैरिज के तहत ही शादी करनी होगी। तो बाकी कोई भी शादी अगर किसी की होगी वो नल एंड वाइड हो जाएगी, वो शादी नहीं मानी जाएगी। तो इसके खिलाफ लड़ते हैं 1913 में और जीतते हैं, नॉन वायलेंट तरीके से जीते हैं, स्ट्राइक करते हैं, एजिटेशन करते हैं, बट एक पीसफुल तरीके से। 1915 में गांधी जी इंडिया में आते हैं, बम्बे में सबसे पहले पहुंचते हैं, और इस दिन को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस या एनआरआई डे, हम बात कर चुके हैं। 2 साल तक 1915 से लेकर 17 तक पूरे इंडिया में घूमते हैं, और अप्रैल 1917 में इंडिया में पहला सत्याग्रह कराते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण बिहार में एक जगह है, वहां इंडिगो की खेती करवाते थे अंग्रेज लोग। इंडिगो से डाई बनाई जाती थी, ये एक कैश क्रॉप थी। तो अंग्रेज लोग क्या करते थे,
यहाँ के लोगों से डाई उगवाते थे ज़बरदस्ती, इंडिगो उगवाते थे ज़बरदस्ती, जिसकी डाई बनवाते थे। इंडिगो की ज़रूरत नहीं थी हमारे किसानों को अनाज की ज़रूरत थी, बट ज़बरदस्ती अंग्रेज़ जो थे वो इंडिगो की खेती करवाते थे। तो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया इंडिगो कल्टीवेशन के खिलाफ, जिसको नाम दिया गया चंपारण सत्याग्रह। बिहार चंपारण में था, 1917 में था। ये पहला सत्याग्रह था गांधी जी का और ये कामयाब होता है। नेक्स्ट होता है 1918 में, एक साल बाद, अहमदाबाद सत्याग्रह। फरवरी से लेकर मार्च 1918 तक होता है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद में एक मिल थी, एक कारखाना था, जहां प्लेग का बोनस डिसकंटिन्यू कर दिया था, उसके खिलाफ लोग लड़ रहे थे। तो गांधी जी लीड करते हैं इसको और ये भी जीत जाते हैं। इसके भी फेवरेबल रिजल्ट आते हैं, अंग्रेज सरकार झुक जाती है और बोनस देती है, प्लेग बोनस देती है। नेक्स्ट सत्याग्रह होता है तीसरे नंबर का खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह भी एक नॉन वायलेंट सत्याग्रह था महात्मा गांधी का। गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये सत्याग्रह था। वहां कुछ फेमाइन वगैरह आ गया था, बट सरकार ने टैक्स कम नहीं किया था, टैक्स सरकार ले रही थी। तो इस टैक्स के खिलाफ, इस ऑपरेशन के खिलाफ सत्याग्रह किया गांधी जी ने और टैक्स माफ करवाया। तो ये 3 सत्याग्रह आपको एग्जाम में क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था? सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह, सी से चंपारण सत्याग्रह, ए से अहमदाबाद सत्याग्रह और के से खेड़ा सत्याग्रह। सी ए के केक समझ लो, सी ए के केक सीक्वेंस में याद रखना है। 2017 और 18 अहमदाबाद फरवरी मार्च में हुआ, खेड़ा बाद में हुआ लेट। ये तीनों सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीक्वेंस में पूछे जाते हैं। डेट बेशक इनकी याद ना हो, लेकिन क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए पूछे जा सकते हैं। ऑल्दो महात्मा गांधी वाज अ स्पिरिचुअल हेड। महात्मा गांधी जो खेड़ा सत्याग्रह में एक स्पिरिचुअल हेड के तौर पर काम कर रहे थे, बट एक्चुअल में सरदार वल्लभ भाई पटेल इस सत्याग्रह को लीड कर रहे थे। तो खेड़ा सत्याग्रह, सी ए के केक, ठीक है। के वाला जो सत्याग्रह है, जो खेड़ा सत्याग्रह है, उसमें कौन लीड कर रहे थे मेन? तो वो सत्याग्रह लीड कर रहे थे सरदार पटेल, बट ज्वाइन किया था जाके एज स्पिरिचुअल हेड गांधी जी ने। तो लोगों ने बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट किया। वहाँ फेमाइन आया था, कॉलरा, प्लेग वगैरह से एग्रीकल्चर जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया था, बट सरकार टैक्स ले रही थी। नेक्स्ट सत्याग्रह होता है 6 अप्रैल 1919 को, रोलेट सत्याग्रह, ठीक है। रोलेट सत्याग्रह ये भी एक नॉन वायलेंट सत्याग्रह होता है, रोलेट एक्ट के खिलाफ। रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट था, इसको कहते थे एनार्किल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919। इसमें इसका एम क्या था? एम टू कर्ब द ग्रोइंग नेशनलिस्ट मूवमेंट बाय अलोइंग द पुलिस टू अरेस्ट इंडिविजुअल विदाउट ट्रायल एंड ट्राई सर्टन पॉलिटिकल केसेस विदाउट जूरीज। मतलब आप पुलिस जो थी बगैर वारंट्स के किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी, कोई सुनवाई नहीं होगी, आप वकील नहीं करवा सकते, आप जमानत नहीं करवा सकते। तो इस एक्ट के खिलाफ जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 में हजारों के हिसाब से लोग खड़े थे और वहां अंग्रेज गवर्नमेंट ने गोलियां चलाने का हुक्म दिया और आपको पता है कितने हजारों के हिसाब से, हंड्रेड्स के हिसाब से लोग मारे गए थे, ठीक है। तो इस सत्याग्रह के खिलाफ भी गांधी जी लड़े थे। 1920 से 21 तक खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चली बाय द मीन्स ऑफ सत्याग्रह, बाय द मीन्स ऑफ सत्याग्रह, बाय द मीन्स ऑफ अहिंसा, नॉन वायलेंस। खिलाफत मूवमेंट अलग थी, नॉन कॉपरेशन अलग थी। खिलाफत मूवमेंट बेसिकली थी कि एक मुस्लिम्स का हेड हुआ करता था 1920 तक, जिसको खलीफा कहते थे पूरी दुनिया में। तो ओटोमन एम्पायर को जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हरा देती है तो खलीफा की पोस्ट खत्म कर देती है। तो पूरे दुनिया के मुस्लिम इसके खिलाफ एक मूवमेंट चला रहे थे जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। तो दूसरी तरफ गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की हुई थी। तो गांधी जी ने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है हिंदू और मुस्लिम्स को एक करने का। तो गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट की सपोर्ट की, गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट की सपोर्ट की। मार्च 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाते हैं गांधी जी सत्याग्रह के पैटर्न पे। 8 अगस्त, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट। यहाँ गांधी जी बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं और फर्स्ट टाइम गांधी जी एक अग्रेसिव मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, के हिंदुस्तान भारत छोड़ो, सॉरी अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट।
हिंदुस्तान छोड़ो मूवमेंट, इसको अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं क्योंकि 8 अगस्त को ये स्टार्ट की गई थी। ठीक है, उसके बाद साउथ अफ्रीका में जो गांधीयंस, जो गांधी को फॉलो करने वाले लोग थे और कुछ कम्युनिस्ट लोग थे, वो एक हो गए अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर यूसुफ डाडू और डॉक्टर जीएम नेकर। डॉक्टर यूसुफ डाडू और डॉक्टर जीएम नेकर के अंडर लोग इकट्ठा हो गए 1946 में। ठीक है, टू लॉन्च पैसिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट लेजिस्लेशन टू रिस्ट्रिक्ट इंडियन लैंड ओनरशिप, गेटो एक्ट। गांधी गाइडेड देम अंटिल असैसिनेटेड ऑन 30 जनवरी 1948। एक एक्ट पास किया था वहां गवर्नमेंट ने जिसका नाम था गेटो एक्ट। गेटो एक्ट कहाँ लॉन्च किया था? वहां साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में डॉक्टर यूसुफ डाडू और डॉक्टर जीएम नेकर के अंडर सत्याग्रह के पैटर्न पर लड़ाई लड़ी जा रही थी और गांधी जी इंडिया से बैठ के उनको सपोर्ट कर रहे थे। वहां के गांधीयंस जो गांधी को फॉलो करते थे और कम्युनिस्ट मिल के लड़ाई लड़ रहे थे। इतना बड़ा इंपैक्ट छोड़ के गए गांधी साउथ अफ्रीका में। ठीक है, चलिए आगे। कंसेप्ट ऑफ स्वराज बाय गांधी। हमने स्वराज का कंसेप्ट देखा था तिलक का, अब हम स्वराज का कंसेप्ट देखते हैं गांधी का। स्वराज इन द इंडियन कंसेप्ट मीन्स गांधी के ऐसे इंडिया के कंसेप्ट में बोलें तो स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल या फ्रीडम। बट गांधी का स्वराज अलग है। गांधी का स्वराज है क्या? सेल्फ रूल। अपनी कंट्री पे तो रूल करना है, उससे पहले अपने आप पे रूल करना है। सत्याग्रह के फीचर बताए थे ना, अपने आप पे रूल कैसे करना है? अपने थॉट पे कंट्रोल रखना है, अपने माइंड पे कंट्रोल रखना है, सोच समझ के बात करना है, किसी पे हाथ नहीं उठाना, नॉन वायलेंस को फॉलो करना है, ट्रूथ को फॉलो करना है, सच को फॉलो करना है, अहिंसा को फॉलो करना है, सेक्सुअल डिजायर्स पे काबू रखना है। ठीक है, मीन्स एक मॉन्क, एक साधु संत वाली क्वालिटीज हैं जो वो हर इंसान ने अपने ऊपर लानी है। जब इंडिया में हर इंसान अपने आप को सेल्फ रूल करेगा तो पूरे इंडियन सेल्फ रूल करेंगे। पूरे इंडियन सेल्फ रूल करेंगे तो वहां हमें किसी स्टेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी को गांधी जी कहते हैं स्टेटलेस डेमोक्रेसी। तो स्वराज गांधी के लिए अलग था, क्या था? सेल्फ रूल। स्वराज इज बियॉन्ड पॉलिटिकल फ्रीडम। गांधी कहते हैं कि ये पॉलिटिकल फ्रीडम से पीछे है, अलग है। गांधी का जो स्वराज है वो मुंडका उपनिषद से लिया गया है। मुंडका उपनिषद से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। गांधी ने स्वराज का कंसेप्ट कहां से लिया है? मुंडका उपनिषद। मुंडका उपनिषद वही उपनिषद है जिससे सत्यमेव विजयते का कंसेप्ट लिया गया है, जो हमारे एम्बलम में है। पूछा जाता है काफी सारे एग्जाम्स में, सत्यमेव विजयते कहां से लिया गया है? मुंडका उपनिषद से। सत्यमेव विजयते मीन्स सच की हमेशा जीत होती है। मतलब आपने मीन्स जो है वो सही रखने हैं, एंड्स अपने आप सही रहेगा। इसीलिए वहां से ही स्वराज का कंसेप्ट लेते हैं गांधी जी। गांधी का स्वराज मल्टी फैसेटेड है, मल्टीपल एंगल्स पे काम करता है। जैसे एक्सटर्नल रिस्ट्रेन, आपके ऊपर कोई आपको ओप्रेस नहीं कर सकता, आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आपने सेल्फ रूल करना है, आपने अपने सेल्फ रिस्ट्रेन करना है अपने आप को। आपको मास्टर बनना है अपने माइंड का, अपने पैशन का। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया ऊपर। स्वराज जो है वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से कहीं ऊपर है। इट इज अबाउट इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ गवर्नेंस। अपने आप पे पहले हम गवर्न करेंगे, हम पहले अपने आप को गवर्न करेंगे, अपने थॉट्स को गवर्न करेंगे। हम अपने थॉट्स पे, अपने वर्ड्स पे, अपनी बॉडी पे, अपने माइंड पे कंट्रोल रखेंगे, अपनी आंखों पे कंट्रोल रखेंगे। बुरा देखेंगे नहीं, बुरा बोलेंगे नहीं, बुरा सोचेंगे नहीं। मतलब एकदम हम साधु संत बन जाएंगे। ठीक है, वैसी स्पिरिचुअलिटी हम अपने अंदर लाएंगे और हर इंडियन जब वैसा बनेगा तो एक स्टेटलेस डेमोक्रेसी इंडिया में आएगी, जो कि नहीं आई अभी तक। रूटेड इन प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, जो हम आज जिसके बेस पे पंचायती राज बना है हमारा। पंचायतें हैं हमारी, म्यूनसिपलिटीज हैं हमारी। ठीक है, ग्रास रूट पे डेमोक्रेसी लाने को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते हैं। गांधी बिलीव दैट एवरी इंडिविजुअल हैज कैपेसिटी एंड राइट टू गवर्न देमसेल्फ। हर इंडिविजुअल के पास कैपेसिटी है, एबिलिटी है और राइट भी है अपने आप को गवर्न करने का, मेंटली लिबरेट करने का और इंसान की सेवा करने का। तो इंसान की सेवा करना मीन्स भगवान की सेवा करना। भगवान ही ट्रुथ है,
ठीक है, पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पास किया था। इंस्पिरेशन गांधी से मिली और नेहरू ने पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया था 1929 में। पूर्ण स्वराज मतलब अंग्रेजों से हमें अब पूरे तरीके से आजादी चाहिए। पहले तो सेल्फ रूल की बात कर रहे थे, ओवरऑल हेड अंग्रेज रहें कोई बात नहीं, हम अपनी सरकार चलाएंगे, बट अब बात हो रही थी पूर्ण स्वराज की। तो पूर्ण स्वराज गांधी जी से इंस्पायर होके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन 1929 के कांग्रेस के सेशन में पास किया। 1929 का कांग्रेस का सेशन कौन सी जगह पे हुआ था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। अकॉर्डिंग टू गांधी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस वाज नॉट एन एंड। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एक एंड नहीं है, बट ये फर्स्ट स्टेप है स्वराज का। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल, स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नेंस, रूल ऑफ पर्सन ऑन वन सेल्फ, अपने आप पे रूल करना। ठीक है, स्वराज क्या है? अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना। गांधी चाहते थे एक आइडियल स्टेट, एक यूटोपियन स्टेट, एक राम राज्य। तो राम राज्य कैसा है? राम राज्य एक आइडियल स्टेट है, एक यूटोपियन स्टेट है, जैसे प्लेटो की स्टेट थी। एक स्टेट लेस सोसाइटी है जहां गवर्नमेंट नहीं है, और वो पीपल, लोग कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर सरकार नहीं होगी तो लोगों को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? लोगों को कंट्रोल किया जाएगा, लोग अपने डिजायर को खुद कंट्रोल करेंगे। गांधी जी वहां लेना चाहते थे हमें। यूटोपियन स्टेट क्या होती है? एक ऐसी स्टेट को जो रियलिटी में पॉसिबल ना हो, रियलिटी में पॉसिबल ना हो। जैसे आप सपोज करो, आप शादी करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपका एक पार्टनर ऐसा हो जो जिसके पास जॉब हो, जो गेजेटेड ऑफिसर भी हो, जो ब्यूटीफुल हो या हैंडसम हो, जो डैशिंग हो, गुड लुकिंग हो, उसके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा हो, वो आपके साथ मीन्स आपकी रिस्पेक्ट भी करे, आपको प्यार भी करे, आपको कभी डांटे भी ना, तो मतलब 100% सही क्वालिटीज़ हों। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये एक यूटोपियन स्टेट की तरफ इशारा करते हैं। राम राज्य चाहते हैं वो। राम का राज्य कैसे है? राम का राज्य जो है वो एक यूटोपियन स्टेट है, वहाँ सब कुछ अच्छा है। ठीक है, देयर इज नो नीड ऑफ एक्सटर्नल अथॉरिटी, एक्सटर्नल अथॉरिटी की जरूरत नहीं हो। गांधी का स्वराज नॉट जस्ट लिबरेशन ऑफ पीपल फ्रॉम फॉरेन रूल। गांधी का जो स्वराज था वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं था कि हम अंग्रेजों से आज़ादी लें, बट वो चाहते थे कि लोगों को स्वराज मिले, मतलब लोग अपने डिजायर पे कंट्रोल करें, लोगों की मेंटलिटी, लोगों की सोच को बदला जाए। परफेक्ट फ्रीडम विच इज बेस्ड अपॉन कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं वो लोगों के स्वराज के लिए। गांधी कहते हैं स्वराज को अलग अलग लेवल पे हम बात कर सकते हैं स्वराज की। इंडिविजुअल लेवल पे अगर स्वराज है तो इसका मतलब है सेल्फ रूल, अपने ऊपर मेरा रूल है, मैं अपने डिजायर्स पे कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं अपने वर्ड सोच समझ के यूज कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं वायलेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं चोरी नहीं कर रहा, मैं किसी को गाली नहीं दे रहा। मीन्स एक परफेक्ट इंसान। सोशल लेवल पे स्वराज का मतलब है अनटचेबिलिटी और कम्युनलिज्म। अब एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और एबॉलिशन ऑफ कम्युनलिज्म, मतलब धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं है, कास्ट के नाम पे कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर है। इकोनॉमिक लेवल पे स्वराज का मतलब है कोटेज इंडस्ट्री, विलेज लेवल की इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री। ठीक है, कल्चरल लेवल पे स्वराज का मतलब है अपने कल्चर को रिस्पेक्ट करना और दूसरे के कल्चर को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। यहां से क्वेश्चन बनेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, स्वराज क्या है? सेल्फ, इंडिविजुअल लेवल पे सेल्फ रूल, सोशल लेवल पे सोसाइटी में सब बराबर, इकोनॉमिक लेवल पे लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना, डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन। कल्चर लेवल पे अपने कल्चर को की रिस्पेक्ट करना, दूसरे की कल्चर की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। ठीक है, According to Gandhi, one should be open to accept good things of others without losing one's roots. मतलब गांधी कहते हैं कि दूसरों की अच्छी चीजें, दूसरे के कल्चर की अच्छी चीजें आप लो, बट अपनी जड़ें जो हैं उनको लूज नहीं करना। कीप विंडोज ओपन एंड डोर क्लोज। गांधी जी कहते हैं कि खिड़कियां हमेशा खुली रखो, बट दरवाजे बंद रखो। दरवाजे बंद रखोगे तो कोई भी घुस के आपको बाहर निकाल देगा, इसलिए खिड़कियां हमेशा खुली रखो। अपनी मतलब दूसरों की अच्छी चीजें लेते रहो, बट अपनी जड़ें जो हैं उनको लूज मत होने दो। कीप विंडोज ओपन, खिड़कियां खुली रखो और दरवाजे बंद रखो।
ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। गांधी जी का कंसेप्ट क्या है स्टेट का? गांधी जी का कंसेप्ट क्या है स्टेट का? तो गांधी का कंसेप्ट है स्टेट का, गांधी डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज फिलोसफिकल एनार्किस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी एनार्किज्म को फॉलो करते थे, एक फिलोसफिकल एनार्किस्ट कहते हैं अपने आप को। एनार्किस्ट मतलब एक स्टेट लेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं। गांधी वाज अगेंस्ट स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट के गवर्नमेंट के वो खिलाफ थे। वो कहते हैं कि स्टेट जो है वो अहिंसा के रास्ते पे लोगों को नहीं चलने देती, स्टेट किसी ना किसी वे में लोगों के साथ जोर जबरदस्ती करती है। स्टेट वाज अगेंस्ट द गांधी वाज अगेंस्ट द स्टेट बिकॉज स्टेट इज नॉट कंपेटिबल विद द आइडियाज ऑफ अहिंसा। स्टेट लेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं गांधी जी। गांधी जी कहते हैं आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होगी वो स्टेट लेस डेमोक्रेसी होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि सत्याग्रही होगा जो, डेमोक्रेसी कैसी होगी? स्टेटलेस डेमोक्रेसी होगी, कोई स्टेट नहीं होगी, कोई गवर्नमेंट नहीं होगा, जो इंडिविजुअल्स होंगे, जो सिटीजन होंगे, उनको बोला जाएगा सत्याग्रही। सत्याग्रही कौन है? जो स्वराज के रास्ते पे चल रहे हैं, जो सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, जिनका डिजायर पे कंट्रोल है, जो एकदम से मीन्स वैसे फरिश्ता टाइप के लोग हैं जिनसे गलती कभी हो ही नहीं सकती। तो विलेज कम्युनिटीज कोऑपरेट पीसफुली एंड वॉलंटरली। विलेज की जो कम्युनिटीज़ हैं वो पीसफुली कोऑपरेट कर रही हैं और अपनी मर्जी से कोऑपरेट कर रही हैं। स्टेट का के वो क्रिटिक हैं। वो कहते हैं कि जो वेस्टर्न टाइप की स्टेट हैं ये सिंबल ऑफ वायलेंस हैं। जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी या लिबर्टी की वाली स्टेट्स हैं ये सिंबल ऑफ वायलेंस हैं। यहाँ कुछ रूल रेगुलेशन हैं जिनको ज़बरदस्ती थोपा जाता है, ये ज़ोर ज़बरदस्ती करती हैं, वायलेंट मीन्स यूज़ करती हैं ये अथॉरिटीज़ जनता के ऊपर। गांधी कहते हैं स्वराज गांधी के लिए क्या है? गांधी कंसेप्ट ऑफ स्वराज जो है वो इंडिविजुअलिज्म पे फोकस करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअल को आज़ादी है, इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को सेल्फ गवर्न कर रहा है, इंडिविजुअल अपने आप को सेल्फ रूल कर रहा है। एंड इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। गांधी कहते हैं इवन लिमिटेड स्टेट, अगर लिमिटेड स्टेट भी होगी ना जिसके बड़े सीधे साधे रूल रेगुलेशन होंगे, वो भी जो है जोर जबरदस्ती वाली फोर्सेस का इस्तेमाल करती है। इसलिए स्टेट को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वीकनेस एज वी कांट कंट्रोल अवर डिजायर। वो कहते हैं स्टेट का मतलब है कि जो इंसान है उसका वीकनेस, मतलब क्या इंसान अपने डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता कि स्टेट की जरूरत है, रूल रेगुलेशन की जरूरत है। स्टेट कांट अंडरस्टैंड अहिंसा। स्टेट जो है वो अहिंसा को कभी समझ ही नहीं पाएगी, गवर्नमेंट अहिंसा को कभी समझ ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक सत्याग्रही है जो वो अहिंसा को समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि सत्याग्रही के अंदर है सोल, सोल है तो सोल में क्या है? गॉड। सोल में क्या है? ट्रुथ। तो अहिंसा, अहिंसा का जो कंसेप्ट है वो स्टेट कभी नहीं समझ सकती, गवर्नमेंट कभी नहीं समझ सकती, क्योंकि उसके पास सोल नहीं है। इसीलिए वो बात करते हैं राम राज्य की, और उनका राम राज्य स्टेटलेस सोसाइटी है। राम राज्य डिसेंट्रलाइजेशन पे बेस्ड है, पावर जनता के हाथ में है, इंडिविजुअल यहाँ सेंटर में है। गांधी का कंसेप्ट राइट और ड्यूटीज के ऊपर क्या था? यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हिज व्यूज ऑन राइट्स एंड डेमोक्रेसी, उसके व्यूज डेमोक्रेसी और राइट्स के ऊपर गांधी जी के जो बेस्ड हैं वो गीता से बेस्ड है। राइट और ड्यूटीज के व्यूज कहां से लिए गांधी जी ने? गीता से। ठीक है। गांधी जी फोकस करते हैं कर्मा पे। गांधी जी कहते हैं आप कर्म करो, आप अपनी ड्यूटी करो, आप ड्यूटी करो, आप रिवार्ड्स का, फल का चिंता मत करो। आप कर्म अच्छे करो, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे, रिवार्ड्स आपको अपने आप मिलेगा, उस फल की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ। गांधी जी कहते हैं कि राइट्स आर इनहेरेंट इन द ड्यूटी परफॉर्म्ड इन एम्ब्रियोनिक सेंस। गांधी जी कहते हैं कि अगर आप ड्यूटी अपनी परफॉर्म कर रहे हो तो राइट्स तो आपको अपने आप मिलेंगे। We get rights automatically when we perform our duties. Rights can't be independent of duties. Very very important. Rights duties से अलग नहीं है। Rights और duties साथ साथ हैं। Duties perform करो, और duties perform करना ही आपके rights हैं। duty perform करोगे तो rights मिलेंगे। कौन से वेस्टर्न थिंकर ने ये बात बोली थी कि rights can't be independent of duties? मैंने आपको पढ़ाया है, कमेंट सेक्शन में बताना। गांधी एजुकेशन पे क्या कहते हैं? नई तालीम का कंसेप्ट दिया है गांधी जी ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि नई तालीम का कंसेप्ट किसका है? तो गांधी जी का। गांधी जी कहते हैं वी मस्ट लर्न फ्रॉम बुक ऑफ लाइफ। हमें जिंदगी की किताब से सीखना है। ध्यान से सुनना, गांधी जी कहते हैं कि किताबों से मत सीखो,
किताबों से मत सीखो, किताबों से मत सीखो, जिंदगी की किताब से सीखो, अपनी लाइफ से सीखो, जैसे मैंने सीखा है, मैंने जैसे एक्सपेरिमेंट किया है ट्रूथ के साथ। स्कीम ऑफ एजुकेशन लेड एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। एजुकेशन में ये बात करते हैं बॉडी को डेवलप करने की, माइंड को डेवलप करने की, सोल को डेवलप करने की। जब आपकी बॉडी डेवलप होगी, जब आपका माइंड डेवलप होगा, जब आपका सोल डेवलप होगा, तभी तो आप अहिंसा के रास्ते पे चलोगे, तभी तो आप सत्याग्रही बनोगे। ये सुजेस्ट करते हैं अर्निंग वाइल लर्निंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने सजेस्ट किया? अर्निंग वाइल लर्निंग, लर्निंग के साथ साथ कमाओ। किसने कमाने की बात की लर्निंग के साथ? गांधी जी ने। गांधी जी कहते हैं पर्सन शुड बी एबल टू फाइनेंस हिज ओन एजुकेशन, इंसान इस काबिल होना चाहिए कि अपनी एजुकेशन खुद फाइनेंस करे और किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। कहते हैं कि एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पूरी ज़िंदगी इंसान सीखता है। वो कहते हैं होम साइंस की बात करते हैं, नर्सरी की बात करते हैं, फॉरेस्ट्री की बात करते हैं, इन चीज़ों पे फोकस करो, लर्न भी करो और कमाओ भी। कंसेप्ट ऑफ सर्वोदय इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। हम एंड की तरफ हैं, थोड़ा सा बच गया है, थोड़ा सा आप फोकस बनाए रखें। लेक्चर लंबा हो गया है बट मैं खुद थक गया हूँ, बट आपको पढ़ाना है, एग्जाम आपके पास आ गया है। कंसेप्ट ऑफ सर्वोदय, गांधी का सर्वोदय का कंसेप्ट जो है वो किससे इन्फ्लुएंस था? वो रस्किन से इन्फ्लुएंस था। रस्किन की बुक जो उनके दोस्त ने उनको गिफ्ट की थी, अन टू दिस लास्ट। तो दो क्वेश्चन बन के, सर्वोदय जो है ये एक संस्कृत का वर्ड है जिसका जो बना है सर्वो से और उदय से। सर्वो का मतलब ऑल, उदय का मतलब अपलिफ्टमेंट, सबकी अपलिफ्टमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट ऑफ सर्वोदय कहाँ से लिया है? रस्किन की बुक अन टू दिस लास्ट। सर्वोदय संस्कृत वर्ड है, सर्वो सब, उदय अपलिफ्टमेंट, मीन्स सब की वेलफेयर करनी है, सब की अपलिफ्टमेंट करनी है। सर्वोदय कंसेप्ट एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी मीन्स राइज ऑफ ऑल, वेलफेयर ऑफ ऑल, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। सोशियो पॉलिटिकल एंड एथिकल फ्रेमवर्क दैट एडवोकेट्स फॉर वेल बीइंग ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स की वेल बीइंग की बात की है, स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो पिछड़े हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करना है। गांधी इनिशिएटेड सर्वोदय मूवमेंट, इन्होंने गांधी जी ने सर्वोदय मूवमेंट स्टार्ट की, सबको लेके चलने की, सबको अपलिफ्ट करने की मूवमेंट, टू रीशेप इंडिया, इंडिया को रीशेप करने के लिए। कैसे? सोशली रीशेप करो, मॉरली रीशेप करो, पॉलिटिकली रीशेप किया और फोकस किया इंडिपेंडेंस और नॉन वायलेंस पे। गांधी अप्रोच टुवर्ड्स सोशलिज्म, गांधी की जो अप्रोच थी वो किसकी तरफ थी? सोशलिज्म की तरफ थी। वो एक नॉन वायलेंट सोशलिज्म चाहते थे, नॉन वायलेंट सोशलिज्म। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते थे। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात कौन से वेस्टर्न थिंकर ने की है, आप मुझे बताएंगे। विच इज बेस्ड अपॉन कंसेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस पे जो बेस्ड है। कंपोनेंट ऑफ सर्वोदय देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो फर्स्ट कंपोनेंट है ब्रेड लेबर डिग्निटी ऑफ लेबर। ब्रेड लेबर डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स आपने हलाल की कमाई खानी है, मेहनत करके आपने कमाना है, आप जो भी खा रहे हो उसमें आपकी लेबर लगी होनी चाहिए। एवरीवन शुड परफॉर्म सम काइंड ऑफ फिजिकल लेबर, हर कोई कुछ फिजिकल लेबर लगाएगा बिफोर टेकिंग हिज ब्रेड, अपना जो भी खा रहा है उसके पीछे उसकी मेहनत, उसकी एनर्जी लगी होनी चाहिए। मीन्स हक लाल की रोजी खाओ, इनडायरेक्ट तरीके से ये बोलना चाह रहे हैं। दैट इज हु वी कैन रियलाइज द पेन एंड हार्डशिप ऑफ दोज हु आर एंगेज्ड इन मैनुअल वर्क। अगर हम ऐसा करेंगे तभी हमें एहसास होगा कि जो मैनुअल वर्क में लगे हुए हैं उनके पीछे की हार्डशिप तभी हमें पता चलेगी। उनका ऑब्जेक्टिव था टू गिव डेस्टिनी टू सच पीपल, ऐसे लोगों को डेस्टिनी देना, ऐसे लोगों को डिग्निटी देना, डिग्निटी नॉट डेस्टिनी, डिग्निटी दो किसको? मैनुअल वर्क करने वाले को, जो साफ सफाई का काम करते हैं या हाथ से काम करते हैं उनको भी रिस्पेक्ट दो, उनको डिग्निटी दो। ऑल सॉर्ट्स ऑफ वर्क शुड बी, हर काम इक्वल ट्रीट करना है, हर काम को रिस्पेक्ट देनी है, चाहे एक लेबर का काम है या डॉक्टर है या लॉयर है या इंजीनियर है, सबके काम बराबर हैं, बराबर इज्जत देनी है। दूसरा कंपोनेंट है सर्वोदय का ट्रस्टशिप थ्योरी। फर्स्ट क्या है? कुछ ना कुछ लेबर लगी होनी चाहिए आपकी, जो आप खा रहे हो, कमा रहे हो, ठीक है, हलाल तरीके से कमाओ। ट्रस्टशिप थ्योरी, ट्रस्टशिप, ट्रस्ट की बात की है। एक ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्ट में जो लोग मेंबर होते हैं, क्या ट्रस्ट उनका होता है? नहीं, उनका नहीं होता। ट्रस्ट वेलफेयर के लिए होते हैं, कुछ पैसा ट्रस्ट के लिए यूज किया जाता है, ट्रस्ट के जो खर्चे हैं उनके लिए यूज किया जाता है, बाकी जनता के वेलफेयर के लिए किया जाता है। तो ये कहते हैं कि हर बिजनेस, हर इंडस्ट्री, हर फैक्ट्री को ट्रस्ट की नजर से देखो, ठीक है।
गांधी कहते हैं, गांधी ने मार्क्स को सपोर्ट किया, मार्क्स के क्लास स्ट्रगल को सपोर्ट किया या रिजेक्ट किया? तो गांधी ने रिजेक्ट किया कार्ल मार्क्स के क्लास स्ट्रगल को। मार्क्स हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। वो कहते हैं, जैसे कार्ल मार्क्स कहते हैं दो क्लासेस हैं, हैव्स एंड हैव्स नॉट, दोनों के बीच में क्या है, कन्फ्लिक्ट है, स्ट्रगल है, हैव्स नॉट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। गांधी कहते हैं ऐसा नहीं है, दोनों के बीच में हार्मोनी है, बस आपने सवाल निकालने हैं। रिजेक्ट किया मार्क्स के कंसेप्ट क्लास स्ट्रगल को, दोनों के बीच में हार्मोनी है, भाईचारा है। किसने बोला? गांधी ने। गांधी कहते हैं कैपिटलिस्ट जो हैं उनको मालिक नहीं मानना चाहिए कैपिटल का। कोई एक फैक्ट्री है आपकी, लेट सपोज आप बिस्किट बना रहे हैं, वो आपकी फैक्ट्री है, तो आप अपने आप को मालिक मत मानो उस फैक्ट्री का, आप मालिक मत मानो। कैपिटल जो है वो एक सोशल प्रोडक्शन है, गांधी कहते हैं। गांधी कहते हैं अपने बिजनेस को एक ट्रस्ट की तरह देखो। कैपिटलिस्ट जो है वो अपने आप को देखेगा हैज ट्रस्टी ऑफ कैपिटल। आपकी फैक्ट्री है, बिस्कुट बना रहे हैं, आप उसको एक ट्रस्ट की तरह देखो, एक ट्रस्टी की तरह आप हो, आप ओनर नहीं हो, ऐसा गांधी कहते हैं। वो कहते हैं ही शुड कीप कुछ अमाउंट, जो वहां से पैसा आ रहा है उसको रखो आप अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाने के लिए, अपने खर्चे जो हैं वो चलाओ, बाकी जो पैसा है वो सब वर्कर्स में डिवाइड करो, वो सोसाइटी में डिवाइड करो। यही था उनका सोशलिज्म। गांधी कहते हैं सर्वोदय से सबका अपलिफ्टमेंट होगा, सबका अपलिफ्टमेंट होगा, रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, जिनका पर्सनल बिजनेस है वो भी अपने मजदूरों को अच्छे से देखे, अपने नौकरों को अच्छे से देखे, जो वहां से प्रॉफिट आ रहा है कुछ उसी बिजनेस में लगाए, वहां से इनकम ताकि और आएगी, और बाकी सब में इक्वली डिवाइड करे। अकॉर्डिंग टू हिम ट्रू स्वराज इज स्वराज, ट्रू स्वराज क्या है? जहां गरीब से गरीब बंदे को एक डिग्निटी मिले। ठीक है, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी टू द एक्सटेंट इट वाज नेसेसरी फॉर फिजिक, उतनी प्रॉपर्टी का राइट है आपको जितनी फिजिकल, मॉरल और मेंटल वेलबींग के लिए आपको चाहिए। एक्सेसिव प्रॉपर्टी जमा करके क्या करना है? ठीक है, गांधी का आइडिया मॉडर्न सिविलाइजेशन पे क्या था? मॉडर्न सिविलाइजेशन को सपोर्ट करते थे या नहीं? तो गांधी मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं ये मटेरियलिज्म पे फोकस करता है और टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस एट द एक्सपेंस ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल। ठीक है, गांधी क्रिटिसाइज मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर इट्स ओवर एम्फेसिस। मॉडर्न सिविलाइजेशन ज्यादा फोकस करता है मटेरियलिज्म पे और टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस पे। देखो यहाँ मॉडर्न सिविलाइजेशन पे गांधी का विचार अलग होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू, उनका पॉजिटिव होगा, इनका नेगेटिव है। गांधी कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन स्टैनिक है, ये शैतानी है। ठीक है, मॉडर्निटी ह्यूमन डिग्निटी को कम करती है, इट हैज डिग्रेडेड ह्यूमन बींग्स को एनिमल्स की तरफ लेके जाती है मॉडर्न सिविलाइजेशन, कोई शर्म हया नहीं रहती। इट एम्फेसाइज ऑन सेटिस्फेक्शन ऑफ डिजायर, ये मतलब डिजायर ज्यादा ज्यादा डिजायर्स को सेटिस्फाई करने की बात करती है। मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज करते हैं हिंद स्वराज बुक में, जो हमने अभी बात की। मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है गांधी के लिए वो क्या है? टू इस्टेब्लिश काउंटर हेजीमनी। हेजीमनी का कंसेप्ट किसने दिया था? हम पढ़ेंगे, लेनिन को पढ़ेंगे, लेनिन ने दिया था। तो काउंटर हेजीमनी, हेजीमनी मीन्स मतलब जैसे सपोज करो अभी 3 बार कंटिन्यू प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो अब नरेंद्र मोदी को अगर हटाना है तो इनकी टक्कर का कोई हमें लाना पड़ेगा, तभी हम हटा पाएंगे, जो इनकी तरह हो या इनसे बेटर हो। ऐसे ही ये कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन को अगर हमने हटाना है तो उसके लिए उसकी टक्कर का कोई लाना पड़ेगा, मीन्स हमें एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी काउंटर हेजिमनी। ठीक है, तो ये क्या है? गांधी की वार ऑफ पोजीशन है, पोजीशन बदलनी है तो उसकी टक्कर का लाना पड़ेगा। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी क्रिटिसाइज करते हैं, मैकेनाइजेशन को भी क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि मशीनें जो हैं वो इंसान को कंट्रोल करने लगी हैं। तो मॉडर्नाइजेशन को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, मशीनों को वो क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज करते हैं मॉडर्निटी को जस्ट बिकॉज के, इसलिए नहीं करते कि वो उनका वेस्टर्न ओरिजिन है, इसलिए करते हैं कि जो मॉडर्न वैल्यूज है ना, जो वैल्यूज हैं, मतलब ये मटेरियलिज्म पे बेस्ड है, यूटिलिटेरियनिज्म पे बेस्ड है, कंज्यूमरिज्म पे बेस्ड है, मिलिटरिज्म पे बेस्ड है और इंडिविजुअलिज्म पे बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू हिम इंपीरियलिज्म और फेसिज्म को कहते हैं कि ये कुछ अलग अलग नहीं है, ये सेम ही है। ठीक है, और ये मॉडर्निटी की मैनिफेस्टेशन है दोनों। गांधी कहते हैं कि ट्रू सिविलाइजेशन इज नॉट वन विच मेक्स अस एनिमल। ट्रू सिविलाइजेशन वो नहीं है हमें जानवर बनाए, ट्रू सिविलाइजेशन वो है जो हमें बेटर इंसान बनाए। सिविलाइजेशन इज नॉट सेटिस्फेक्शन ऑफ डिजायर, सिविलाइजेशन सेटिस्फेक्शन का डिजायर नहीं है, बट मिनिमम वांट्स होनी चाहिए हमारी, ये बात करते हैं। आगे लास्ट हम देखते हैं इनकी कुछ बुक्स और मैगजीन्स जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं।
ठीक है। हिंद स्वराज बात कर चुके हैं, 1909 में इनकी बुक है स्वराज के ऊपर। यहाँ बात करते हैं ये मैकेनाइजेशन और मॉडर्न सिविलाइजेशन की। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात कहाँ की? हिंद स्वराज में। मैकेनाइजेशन की बात कहाँ की? हिंद स्वराज में। हिंद स्वराज कब लिखी? 1909 में। किसकी बुक है? गांधी की। स्वराज इन 1 ईयर 1921 में इनकी बुक है। ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इनकी एक और बुक है 1927 में, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछी जाती है। ये एक इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसमें ये बात करते हैं कि इन्होंने कैसे रेसिज्म फेस किया, कैसे इनको ट्रेन से उठा के फेंका वहाँ, वायलेंस की बात करते हैं, सत्याग्रह की बात करते हैं, कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं इसमें वो। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका इनकी एक और बुक है 1928 में पब्लिश होती है। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इट्स मीनिंग एंड प्लेस 1941 में पब्लिश होती है इनकी बुक। इंडिया ऑफ माई ड्रीम मेरे सपनों का हिंदुस्तान किसकी बुक है? महात्मा गांधी की। इनकी कुछ मैगजीन्स हैं। इंडियन ओपिनियन गांधी की मैगजीन है, 1903 में साउथ अफ्रीका में इन्होंने फाउंड की थी। नवजीवन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नवजीवन 1947 में नेहरू और इन्होंने मिल के लिखी थी। नवजीवन किसकी है? नवजीवन नेहरू और गांधी की। हरिजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरिजन इंग्लिश में इनकी मैगजीन है। हरिजन में ये बात, हरिजन वर्ड यूज करते हैं ये किसके लिए? ये हरिजन शूद्र के लिए, ये शूद्राज के लिए ये वर्ड यूज करते हैं हरिजन। शूद्राज के लिए ये वर्ड यूज करते हैं हरिजन। हरिजन का मतलब होता है द सन ऑफ गॉड, भगवान के बच्चे। इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं शूद्राज को। हरिजन बंधु गुजराती में इनकी बुक है, इनकी मैगजीन है। हरिजन इंग्लिश में 1933, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में। तो इस मुद्दे को काफ़ी ये हाईलाइट करना चाहते थे, अनटचेबिलिटी को अबालिश करना चाहते थे, और आज आर्टिकल 17 के अंदर अबालिश है। यंग इंडिया इनकी एक मैगजीन है, इंग्लिश वीकली 1919 से लेकर 32 तक इन्होंने लिखी। 1919 से लेकर 1932 तक ये पब्लिश हुई, चलती रही वीकली। क्वेश्चन पूछा जाए अगर, विच जर्नल ऑफ गांधी वाज रीप्रिंटेड इन यूएसए, गांधी का कौन सा जर्नल यूएसए में रीप्रिंट किया था? होम रूल लीग ऑफ अमेरिका। होम रूल लीग एनी बेसेंट और तिलक ने स्टार्ट की थी 1916 में इंडिया में। और एक और होम रूल लीग थी जो वहाँ अमेरिका से स्टार्ट हुई थी, लाला लाजपत राय ने स्टार्ट की थी। तो उन्होंने, इस लीग ने रीप्रिंट किया था यंग इंडिया, जो कि जर्नल था किसका? गांधी का। गांधी के कोट्स देख लेते हैं, दो इंपॉर्टेंट। देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड सो हैंग्री, यहाँ लोग हैं कुछ जो बहुत भूखे हैं। गॉड कांट अपीयर टू देम, उनको खुदा भी नजर नहीं आता, खुदा तभी दिखता है जब उनको भूख लगती है, रोटी में दिखता है। आई कॉल हिम रिलीजियस हु अंडरस्टैंड द सफरिंग ऑफ अदर्स, मैं उसी को रिलीजियस बोलूंगा जो दूसरों की सफरिंग को अंडरस्टैंड करेगा। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, आपको समझ आया या नहीं? अगर नहीं समझ आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फिर से बैठ जाएं और देखें, रिवाइज करें, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें काफ़ी सारा फैक्चुअल डाटा है, तो एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। मेरी एक हैबिट रहती है कि मैं कुछ भी छोड़ता नहीं हूँ जो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो मैं वो डालता हूँ, चाहे लेक्चर जितना मर्जी लंबा हो जाए। एटलीस्ट जो देखेगा उसको बेनिफिट होगा इस लेक्चर के। और हमारे इन सभी लेक्चर्स के अगर आप साथ साथ में नोट्स लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक नंबर दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करें। हमारे नोट्स और ये लेक्चर दोनों को आप मिला के पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन डन है। जो जो टॉपिक हम कवर करेंगे उससे बाहर होपफुली कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अभी अगर फिर से रिवाइज करेंगे तो वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।